आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते जिसे निम्रा अहमद ने तहरीर किया है, इसका आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। बेवकदा फिर बेवकदा। इस रोज वो शाम में जल्दी सो गई थी। सो ईशा के बाद आँख खुली, कुछ देर पढ़ती रही, फिर रोहेल से स्काइप पे घंटा भर बातें की और उसे तुर्की का सफरनामा सुनाकर खूब बोर किया। और अब भूख लगी तो किचन में आई थी। डीजे ने आलू मटर बनाया था जो सालन कम और कोई गदला पानी ज्यादा लग रहा था, जिसमें मटर आलू और प्याज तैर रहे थे। वो नाक चढ़ाते हुए इसे मलगोबे को गर्म करने के लिए प्लेट में डाल रही थी कि डीजे ने पीछे से आकर बताया कि इसने हाले और अंजुम बाजी के साथ बेवकदा जाने का प्रोग्राम बना लिया है और कल 6 बजे की गोरसल शटल पकड़नी है। बेवकदा फिर बेवकदा। वो ओवन का दरवाजा बंद करती चौकर पलटी, पल भर में इसकी आंखों में नागावारी समट आई थी। हाले और अंजुम बाजी ने प्रोग्राम बनाकर मुझसे पूछा तो मैंने हामी भर ली। पानी की बोतल को खड़े खड़े मुंह से लगाते हुए डीजी ने शाने उचकाए और यकीनन मेरी तरफ से भी हामी भर ली होगी। बिल्कुल, मैं कोई नहीं जा रही बेवकदा। मेरी तरफ से अंजुम बाजी को इनकार कर दो। वो पलटकर चीजें उठा पटक करने लगी। अंदाज में वाजे झुंझुलाहट थी। क्यों? इतना खूबसूरत जजीरा है, मुझे नहीं जाना उधर, बस कह दिया ना। वो रेफ्रिजरेटर का ऊपर फ्रीजर खोले इधर उधर पैकेट करने लगी। बालों का ढीला जुड़ा इसकी गर्दन की पुष्ट पर झूल रहा था। मगर क्यों? वो अब्दुल रहमान पाशा का जजीरा है और मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसने रोटियों का पैकेट निकालकर फ्रीजर का दरवाजा जोर से बंद किया। पैकेट मेज पे रखा, जमी हुई 2 रोटियां निकाली और प्लेट में रखी। इन मैदे की बनी तुर्क रोटियों का नाम इन्हें मालूम नहीं था। बस दिया स्टोव पे वो फ्रीजर में नजर आई थी और इतनी तो समझ इन्हें थी कि इन्हें माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। तब से ही वो ये रोटियां खा रही थी। डीजे और इसकी राई ओवन में रखने तक सख्ते से बाहर आ चुकी थी। अब्दुल रहमान पाशा, वो जिसका जिक्र हमारी होस्ट आंटी ने किया था? हाँ वही, क्रिमिनल स्मगलर। मगर इसका क्या जिक्र? हाले ने कहा था कि हाले को छोड़ो, मैं सब बताती हूँ। पहले कैचअप लाओ, फिर अंजू बाजी को कॉल करके कल का प्रोग्राम कैंसिल करो। खाना खाकर वो दोनों बाहर आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों ने कोई स्वेटर पहन रखे थे। वो ड्रॉम ब्लॉक से निकल कर बातें करते सब 1000 पे चलती गई। पहले डीजे ने अंजुम बाजी को फोन करके माजरत की और जब उसे लगा कि वो जरा नाराज हो गई हैं क्योंकि उन दोनों ने खासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की में कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता था, सो इस पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हया ने फोन ले लिया और उन्हें बताया कि इसकी पप्पू ने कल से और इसकी और इसको फ्रेंड को अपने घर इनवाइट किया है। सो अंजुम बाजी इसकी दावत कबूल करके अब इसके साथ चलें। बेवकदा फिर किसी रोज चले जाएंगी। यूं अंजुम बाजी बन गए और वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फवारे की मुंडेर पे आ बैठी थी। फवारे का पानी छींटा उड़ाते हुए नीचे गिरा था और इस पानी में बनते मिटते बुलबुलों को देखते हुए हया ने सारी कहानी अलिफ ताये उसको सुना डाली। डीजे कितनी देर तक चुप बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोचकर कहने लगी, तो वो पिंकी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था। बिल्कुल, और डॉली असली ख्वाजा सिरा नहीं था, शायद वो उनका पुराना मुलाजिम है। और तुम मुंह उठाकर उसके घर चली गई। मुंह उठाकर क्या? मेरा पासपोर्ट था उस पर्स में और अच्छा ही हुआ, सारी बात तो क्लियर हो गई। वो अपनी गलती मानती है, नामुमकिन था, मगर तुमने इसे फोन करके बहुत गलती की। तो भुगत रही हूं ना वो गलती। उस जालिम शख्स ने ये नहीं सोचा कि जहान के पास इस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं और उसने उसी को तबाह कर दिया। वो यकीनन इसकी लैंडलेडी को शायद देगा कि वो रेस्टोरेंट वापस हासिल कर ले। वो सख्त नादिम थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इस बात को हर पहलू से डिस्कस करती रही। फिर डीजे ने हाथ उठाकर अपने अंदाज में कहा, एक बात तो ये तय है, अब ये मामला खत्म हो चुका है और अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। सर हिलाकर उठ गई। रात बहुत बीत चुकी थी, अब उनको वापस जाना था। सबसे सर पे चलते ड्रोम ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज दफा हम अपनी जात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती तो खत्म नहीं हो जाती।
اس کی پریشانی ابھی تک اس کے ساتھ تھی. کلاس روم کی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھر کر اندر آ رہی تھی. صبح کی نم ہوا بار بار شیشوں سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی. جیو انفارمیشن کے سسٹم کے پروفیسر اپنے مخصوص انداز میں لیکچر دے رہے تھے. اس کے ساتھ بیٹھی ڈی جے بظاہر بہت توجہ سے لیکچر سنتی. جس رجسٹر پہ لکھ رہی تھی وہ ہر چند لفظ لکھ کر سر اٹھا کر پروفیسر کو دیکھتی, ذرا غور سے ان کے اگلے الفاظ سنتی اور پھر سمجھ کر سر ہلاتی. دوبارہ لکھنے لگ جاتی. پھر اور حیا نے ایک نگاہ اس کے رجسٹر پر ڈالی. وہاں اس کا چلتا قلم لکھ رہا تھا, تم لوگوں کا اسپرنگ بریک کا کیا پروگرام ہے, کدھر جاؤ گے اور کون کون تمہارے ساتھ جا رہا ہے. آخری لفظ لکھ کر اس نے گردن سیدھی کی. آخری لفظ لکھ کر اس نے گردن سیدھی کر کے پورے اعتماد سے پروفیسر کو دیکھا. رجسٹر دائیں جانب معتصم کو پاس کیا. یہ ان کی اور فلسطینیوں کی واحد مشترکہ کلاس تھی. معتصم نے ایک نگاہ کھلے رجسٹر پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر کچھ لکھنے لگا. جب رجسٹر واپس ملا تو اس پہ انگریزی میں لکھا تھا, ہم ترکی ٹور پہ جا رہے ہیں, 7 دن میں 7 شہر. ہم 5ویں اور ٹالی, اور تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ اف, پھر یہ ٹالی. ڈی جے کوف سے جواب لکھنے لگی. ہم بھی 7 دنوں میں 7 شہر گھومنے کا سوچ رہے ہیں. اس نے رجسٹر آگے پاس کر دیا اور پھر ذرا ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. معتصم آپ صفحے پہ چند الفاظ گھسیٹ رہا تھا. تو ہمارے ساتھ چلو نا, تم لوگوں کو کب نکلنا ہے؟ پہلی چھٹی والے دن. ہم نے دوسری چھٹی پہ نکلنا ہے, سو تمہارے ساتھ مشکل ہوگا. چلو پھر چھٹیوں کے بعد چلیں گے. اب ہماری ملاقات چھٹیوں کے بعد ہوگی. نو پرابلم. معتصم نے ساتھ ایک مسکراتا ہوا چہرہ بنایا. حیا دانت پہ دانت جمائے بمشکل جمائیاں روکنے کی صحیح کری تھی. اس کلاس سے زیادہ بورنگ کوئی کلاس نہیں لگتی تھی. دفعتاً معتصم نے رجسٹر ڈی جی کی طرف بڑھایا تو اس پہ لکھے الفاظ کو پڑھ کر ڈی جی نے رجسٹر حیا کے سامنے رکھ دی. حیا نے ذرا سی گردن جھکا کر دیکھا. اوپر اس نے انگریزی میں لکھا تھا, ٹرانسلیٹ ان اردو پلیز. اس کے نیچے عربی عبارت لکھی تھی, کیفا حالوں کا. حیا نے قلم انگلیوں کے درمیان پکڑا اور اردو لہجے میں لکھا, آپ کا کیا حال ہے, اور رجسٹر واپس کر دیا. معتصم اور حسین کو آج کل ڈی جے سے اردو الفاظ سیکھنے کا شوق چڑھا تھا. اس کلاس میں وہ سارا وقت عربی الفاظ لکھ لکھ کر ان کو دیتے تھے. چند لمحوں بعد اس نے صفحہ پھر حیا کے سامنے کیا. آپ کے اس پہ لکھا تھا حال یہ بخیر. حیا نے چڑھ کر نیچے لکھا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں. اتنا لمبا کیوں لکھا؟ ڈی جی نے حیرت سے سرکشی کی. اگر چھوٹا لکھتی تو فوراً نیچے سیکھ کر مجھ سے آج کی تاریخ میں پوری فروز اللغات لکھواتا. اب اچھا ہے نا, پورا دن ٹھیک پڑھنے میں گزار دے گا. اور معتصم سے کلاس کے اختتام تک ٹھیک ہے سے نہیں پڑھا کیا. کلاس ختم ہوئی تو وہ واپس ڈروم میں آئی. وہ ہاتھ دھو کر تیار ہونے میں کافی وقت لگ گیا. اس نے ایک مور پنکھ کے سبز رنگ کا پاؤں کا چھوتا فراک پہنا. فراک کی آستین تنگ چوڑی دار تھی اور نیچے پجامہ تھا. پورا لباس بالکل سادہ تھا. بال اس نے کھلے چھوڑ دیے اور کاجل نیچرل پنک لپسٹک لگا کر ڈی جے کی طرف پلٹی. کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈی جے جو بالوں میں برش کر رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی. بالکل پاکستان کا جھنڈا. دفع ہو جاؤ. تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں حالیہ اور انجم باجی کے ساتھ جہانگیر میں واقع پپو کے گھر کے سامنے کھڑی تھی. پپو کو بتا تو دیا تھا نا, یہ نہ ہو کہ وہ کہیں میں نے تو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا. ڈی جے نے آہستہ سے پوچھا. ہاں بتا دیا تھا. اس نے سرگوشی میں ڈی جے کو جواب دیتے ہوئے ڈور بیل بجائی. تو ان سے بہت تپاک سے ملی. لیونگ روم میں بیٹھنے تک ہی تعارف کا مرحلہ تمام ہو گیا. حیا آج تو تم نے گھر میں رونق کی کر دی. وہ واقعتاً بہت خوش تھی. حیا ان کے گھر کو اپنا سمجھ کر دوست کو ساتھ لائی تھی. یہ خیال ہی ان کو مسرت بخش رہا تھا. وہ ان 2 ماہ میں چند ایک بار ہی پپو کے گھر آئی تھی اور پہلی دفعہ 2 دفعہ کے بعد جہان کا بھی گھر نہیں ملا تھا, نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھی. اس دفعہ تو اس نے بالکل بھی نہیں بتایا. وہ اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی. اس کے ٹوٹے بھیگڑے ریسٹورینٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی. آپ کا گھر بہت پیارا ہے آنٹی. انجم باجی نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے
सताइशी अंदाज में कहा था। और ये रक्स तो बहुत ही प्यारे। हाल ने फर्श पे बिछे रक्स की जानिब इशारा किया। और मेरी फुप्पो भी बहुत प्यारी है। वो फुप्पो के चानों के गिर्द बाजू हमाल किए मजे से बोली तो फुप्पो हंसती है। डीजे ने आहिस्ता से सरगुशी की। और फुप्पो का बेटा भी बहुत प्यारा है। आया ने जोर से इसका पाँव दबाया। वो बस सी करके रह गई। चलो तुम लोग इधर बैठ जाओ, मैं भी आती हूँ। अच्छे मेजबानों की तरह फुप्पो मुस्कुरा कर कहते हुए राहदारी की तरफ मुड़ गई, जिसके दूसरे सिरे पे किचन था। किचन का दरवाजा खुला था और सोफे पे बैठे हुए इन्हें किचन का आधा हिस्सा नजर आता था। फुप्पो इनके पीछे ही चली आई। अरे तुम क्यों आ गए? इनको कंपनी दो ना। फ्रीजर से कुछ जमे हुए पैकेट निकाल रही थी वो एक दूसरे को। काफी है, आप सुनाएं। अंकल ऊपर है, मैंने सोचा इनसे मिल लूं। जब भी आती हूँ उनके सोने का वक्त होता है, मुलाकात ही नहीं हो पाती। वो ये तो ना कह पाई कि जब भी वो आती थी वो इनको दवा देकर सुलाती थी ताकि कोई बदमस्की ना हो। हाँ शायद जागे हुए हो। तुम ऊपर देख लो। अच्छा, और जहान की रेस्टोरेंट का क्या बना? कुछ लोगों ने नुकसान कर दिया था शायद, जरा सरसरी अंदाजे में पूछा। हाँ, अच्छा खासा नुकसान हो गया है इसका। काफी चिड़चिड़ा रहने लगा है उस दिन से। बस दुआ करना। वो पुरबुला लहजे में कहते हुए कैबिनेट से कुछ निकाल रही थी। वो वापस आई तो डीजे और आले पप्पू के घर की आरइश पे तबसरा कर रही थी, जबकि अंजुम बाजी बहुत गौर से टीवी पर कार्टून नेटवर्क देख रही थी, जिसके कार्टून तुर्क में डब किए गए थे। सबंजी में जो भाई शय देखने का मौका नहीं मिलता वो टीवी था। उनको मसरूफ पाकर वो जीना चढ़ने लगी। कंधे से लटकते शफून के सब्ज दुपट्टे का किनारा जीनों पे फिसलता इसके पीछे ऊपर आ रहा था। सिकंदर अंकल के कमरे का दरवाजा बंद था। इसने होले से उंगली की कुछ से दस्तक दी, फिर डोम नॉब घुमाकर दरवाजा धकेला। कमरे में नींद तारीकी सी छाई थी। बाहर धूप थी, मगर भारी पर्दों ने इसका रास्ता रोक रखा था। सिकंदर अंकल बिस्तर पर लेटे थे, गर्दन तक कंबल डाला था, आंखें बंद थी। अंकल, इसने होले से पुकारा। वो हनूज बेहिस हरकत पड़े रहे। वो चंद लम्हे तासुब से इनका पसमुर्दा बीमार चेहरा देखती रही, फिर होले से दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। वो सीढ़ियों के बस में थी जब बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज आई। वही रीलिंग पे हाथ रखे रुक कर देखने लगी। सोफे पे आराम से बैठी लड़कियां भी तीर की तरह सीधी हुई थी। दरवाजा खोलकर जहान अंदर दाखिल हुआ था। एक हाथ में ब्रीफ केस, दूसरे बाजू पे कोट डाले, टाई की नॉट ढीली किए, हल्की ग्रे शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक मोड़े। वो बहुत थका थका सा लग रहा था, पहले से कमजोर और मुरझाई हुई रंगत। दरवाजा बंद करके वो पलटा तो एकदम चटक कर रुका। अस्सलाम वालेकुम। वो जो सीढ़ियों के वस्त में खड़ी थी सलाम करके जीने उतरने लगी। जहान ने चौक का सर उठाया, फिर उसे देखकर सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। पुप्पो से मिलवाना था अपनी फ्रेंड को। नाइस टू मीट यू। बगैर किसी मुस्कुराहट के इसने खड़े खड़े मरवतन कहा और जवाब का इंतजार किया। बगैर इन ही संजीदा तासुरात के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। ये अंजू बाजी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। पप्पू का बेटा जहान। वो कदरे खिफत से तारुफ करवाते हुए आखिरी जीना उतर के सोफे पे आ बैठी। वहां से किचन का आधा मंजर दिखाई देता। जहान का कोट राहदारी में लगे स्टैंड पे लटका था और ब्रीफकेस काउंटर पे। वो खुद भी काउंटर से टिक लगाकर खड़ा पानी की बोतल मुंह से लगाए घूंट भरा था। साथ ही वो कैबिनेट से कुछ निकालती दिखाई दे रही थी। घर छोटा था और राहदारी से मुख्तसर, सो किचन में गुफ्तगू करते अफराद की आवाजें साफ सुनाई देती थी। जमन जल्दी और बोतल रख के इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हमन समझी। जवाबन वो जरा खड़े अंदाज में दृष्टि से तुर्क में कुछ बोला तो डीजे से कुछ कहती हाले ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। जहान पुप्पो ने तंबी निगाहों से उसे घूरा। उसने जवाब में खासी तलखी से कुछ कहते हुए बोतल मेज पर रखी। हाले ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। हया इसके चेहरे के उलझे तासुरात बगौर दिख रही थी। वो कुछ देर बाद जरा सोचकर बोली, हया, इस्तकलाल स्ट्रीट में आज लेविस पे सेल लगी है, वो चेक ना कर लें? उठने का एक बहाना। हया गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। डीजे रंजू बाजी भी कुछ कुछ समझ पा रही थी। हाँ चलो मैं जरा पप्पू को बता दूं। वो किचन की तरफ आ गई। बाकी लड़कियां सोफे से अपने अपने बैग उठाने लगी। अच्छा पप्पू, हम लोग चलते हैं, आगे शॉपिंग पे भी जाना है। किचन की चौकट पर खड़े होकर इसने जहान सिकंदर को कतई नजरअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाजा खोले कुछ निकाल रहा था। अरे अभी तो आई थी, अभी से जा रही हो? पप्पू एक मलामत ज्यादा निगाह जहान पर डाल करती थी। इसकी तरफ आई, फिर वो इसरार करती रही, मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बहुत खुश दिली से उनको खुदा हाफिज करके बाहर निकली। डोर मैट पे रख के अपने जूतों को पाँव में डालने तक इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो उसकी जगह सब पार्ट सी सख्ती नहीं ले ली थी। वो इन चारों को आगे खामोशी से सड़क के किनारे चलने लगी। जब वो कॉलोनी का मोड़ मोड़ कर दूसरी गली में दाखिल हुई, वो तेजी से हाले की जानिब को भी। हाले, जहान ने वो से क्या कहा था? जाने दो हया। हाले ने निगाहें चुराई। स्कार्फ में लिपटा इसका चेहरा कदरे फीका सा था। हाले, मुझे बताओ इसने क्या कहा? हया, वो किसी बात पर अपसेट होगा, तुम छोड़ो इस किस्से को। हाले, सोच लो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इसने कंधे से पकड़कर हाले को झंझोड़ते हुए इसका पूरा नाम लिया। हाले नूर टोलो, यानी कि इस गांव के हाले नूर। अच्छा ठीक है, फिर सुनो।
اس نے پہلے پوچھا کہ یہ کب آئی ہیں، پھر کہا ان کے لیے اتنا پھیلاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس نے کہا کہ میں سارا دن کتوں کی طرح اس لیے نہیں کماتا کہ آپ یوں ضائع کر دیں۔ اس کے کندھے پہ رکھے حیا کے ہاتھ نیچے جا گرے۔ بہت آہستہ سے وہ پلٹ گئی۔ حیا چھوڑ دو۔ انجم باجی نے پیچھے سے کندھا تھپتھپا کر اسے تسلی دی۔ چھوڑ ہی تو دیا ہے، آج کے بعد میں کبھی پپو کے گھر قدم نہیں رکھوں گی۔ میں اتنی ارزاں تو نہیں ہوں کہ میرے مغرور رشتے دار میری یوں توہین کریں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیدھ میں دیکھتے ہوئے ان کے آگے چلتی جا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ رات سبان جی کے گرد نواح پر اپنے پر پھیلائے تھی۔ سبززاروں پہ جمی برف اب پانی بن کر جھیل میں بہتی تھی۔ باہر کی تازہ ہوا ہر سو پھول کھلا رہی تھی۔ ڈروم بلاکس کی چوکور کھڑکیاں باہر سے روشن دکھائی دیتی تھی۔ رات بیت چکی تھی مگر ہاسپٹل جاگ رہا تھا۔ اس فلم بریک شروع ہونے میں چند ہی دن تھے اور چھٹیوں سے پہلے یہ ان کی ڈروم میں آخری راتیں تھی۔ پھر باری باری سب کو اپنے اپنے ٹور پہ نکل جانا تھا۔ ختیجہ، حیا، ٹالی اور چیری کے ڈروم میں رونق اپنے عروج پہ تھی۔ حیا کی کرسی پہ سوئٹزرلینڈ کی سارا ایکسٹینشن کا ریسیور کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ دبائے انگلی پہ سنہری بالوں کو لٹ لپیٹتے وہ کہہ رہی تھی میرا فیوریٹ کلر تو بلو ہے۔ اوہ تمہارا بھی یہی ہے مومن؟ وہ کہنے کے ساتھ بمشکل ہنسی روکے ہوئے تھی۔ مومن کافی دنوں سے ان کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کو دکھانے کے لیے ہالینڈ کے لطیف کے ساتھ نظر آتی تھی۔ لطیف خالص ڈچ اور کیتھولک تھا مگر افغانستان میں پیدا ہونے کے سبب اس کے ماں باپ نے اس کا نام اپنے کسی افغان دوست لطیف کے نام پہ رکھا تھا۔ یوں وہ تمام فلسطینیوں کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا سوائے مومن کے۔ سامنے ڈی جے کی کرسی پہ حالے بیٹھی تھی اور اس کے مقابل کاؤچ پہ اسپین کی سینڈرا تھی۔ وہ دونوں اپنے درمیان ایک میگزین کھولے تبصرہ کر رہی تھی۔ اس ٹیم کے ساتھ یہ کنٹراسٹ کچھ اوور لگے گا کہ نہیں؟ حالے متذب سی سینڈرا سے پوچھ رہی تھی۔ چیری اپنے بینک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑے اپنے کپاؤ آئل کی آدھی شیشی ان کو دکھاتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے آئی ڈونٹ بلیو دس کہی جا رہی تھی۔ کسی لڑکی نے باتھ روم میں رکھا اس کا تیل استعمال کر کے اوپر چٹ لگا کر معذرت کر لی تھی۔ چونکہ میں جلدی میں ہوں سو پوچھ نہیں سکی اور چیری کو جب سے ان چند بدوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ان چیڑیوں کے دل بھی اپنے قد کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹے اور پست۔ ٹالی جو اوپر سے اپنے بینک پہ بیٹھی حیا کو اسرائیلی نامہ سنا رہی تھی لمحے بھر کو بات روک کر چیری کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر سر چٹک کر بات کا وہیں سے آغاز کیا جہاں چھوڑتی۔ in Israel we have such citrus fruit۔ ٹالی کے نزدیک دنیا کا سب سے رسیلا پھل اسرائیل کا تھا۔ سب سے میٹھا پانی، سب سے خالص شہد، سب سے خوشبودار پھل اور سب سے سہانا موسم اسرائیل کا تھا۔ وہ کہتی تھی اسرائیل جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین ہے، اور اس کے جاتے ہی حیا اور ڈی جے اس کے فکرے میں یوں ترمیم کر لیتی کہ فلسطین جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین ہے۔ اب بھی حیا بہت انماق سے دونوں ہتھیلیوں پہ چرا گرا اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جو بھی تھا اسرائیل نامہ سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ دھیمی آواز میں بات کرنے کے باوجود ان سب کی آوازوں نے مل کر شور کر رکھا تھا اور سارے شور میں ڈی جے اپنے بنک کے اوپر بستر پہ لیٹی تکیا منہ پہ رکھے ہوئی تھی۔ ان کی آواز بلند ہوتی گئی تھی۔ اس نے منہ سے تکیا ہٹایا اور چہرہ اوپر کر کے بیزاری سے ان کو مخاطب کیا، پلیز شور مت کرو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے سونے دو۔ اوکے اوکے۔ حالے نے فوراً اس بات پہ سر ہلایا۔ سب نے شش کر کے ایک دوسرے کو چپ کروایا اور دھیمے دھیمے بڑبڑاہٹوں سے بولنے لگی۔ ڈی جے واپس لیٹ گئی، تکیا منہ پہ رکھ لیا۔ ہاں چاند، میں چاند کو ہی کہہ رہی تھی، سارا جو اپنی لٹ کو انگلی میں مروڑتے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ سن کر ذرا گڑبڑائی، اچھا آج چاند نہیں نکلا؟ اوہ میں نے شاید پھر اپنے تصور میں دیکھا ہوگا، مجھے یہ کلر اسکیم چاہیے اور اس کے ساتھ ہم یہ پھول کر لیں تو وہ میچ کر جائے گا۔ پھر یہ رنگ۔ سینڈرا میگزین کے صفحے کو پیچھے سے پلٹ کر کوئی دوسرا صفحہ نکال کر حالے کو دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں پھر سے بلند ہونے لگی۔ چند ثانیے بعد ڈروم میں پھر سے شور مچا تھا۔ Can someone please shut up؟ ڈی جے ضبط ہو کر اٹھی اور زور سے چلائی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں کے بعد کئی دفعہ ان کو خاموش ہونے کو کہہ چکی تھی مگر بار بار لڑکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی، لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے ڈروم میں آوازیں فوراً بند ہو گئی۔ بس تم آرام کرو، ہم چپ ہے، ہم سب آہستہ بولیں گے۔ اچھا؟ خیر ہے، جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئے۔ کمرے میں سب مدھم سرگوشی میں باتیں کرنے لگے۔ چند پل مزید سرکے، پھر اسرائیل میں ہمارا مقدس درخت۔
सबसे पहले टैली की आवाज बुलंद हुई थी, फिर सारा, फिर हाले और फिर चेरी, जो अभी तक सबको मुतवज्जा करने की सही करते हुए इन्हें बोतल दिखा रही थी। मतलब ये कहाँ की इखलाकियात है कि किसी का तेल इससे पूछे बगैर इस्तेमाल कर लिया जाए। शोर वापस लौट रहा था। डीजे एकदम उठी, कंबल उतार कर फेंका, पंख की सीढ़ियां फलांग कर उतरी, अपनी मेज पे रखा स्वेटर गर्दन में डाला, साथ रखी 3 किताबें उठाई, तह करके वो ऐनक खोलकर आंखों पे लगाई और खामोशी से किसी की तरफ भी देखे बगैर बाहर निकल गई। इसने अपने पीछे धड़ाम से दरवाजा बंद किया। ड्रोम में एकदम सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे को देखा। सारा ने बिना कुछ कहे रिसीवर क्रेडर पे रख दिया। चेरी ने खिफत से अपनी बोतल वापस ड्राइव पे रखी। हाले और सैंडर ने मैगजीन बंद कर दिया। बहुत सी नादिम निगाहों के तबादले हुए। वो नाराज हो गई है। अब क्या करें? हाले बहुत आहिस्ता से बोली। ठहरो, मैं इसे मनाती हूँ। हया ने कंबल पर उठाया और बैंक की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। मेज पे रखा अपना दुपट्टा उठाया, चप्पल पहनते हुए बाहर निकल गई। नीचे कमरे में अभी तक सन्नाटा छाया था। स्टडी साथ ही थी, से पता था डीजे वही होगी। इसने दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया। वो सामने राइटिंग टेबल पे किताबें फैलाए बैठी थी। चौखट से इसका नीम रुखी नजर आता, फिर भी वो देख सकती थी कि वो रो रही है। इसका दिल एकदम बहुत ज्यादा दुखा। वो दबे कदमों चलते हुए इसके करीब आई। डीजे, खदीजा बाएं कनपट्टी को उंगली से मसलते चीरा किताब पे झुकाए आंसू पीने की कोशिश करती। डीजे, वी आर रियली सॉरी। कुर्सी खींच कर इसके साथ बैठी और उसका हाथ थामना चाहा। डीजे ने सख्ती से हाथ छुड़ा लिया। इससे बेहद मलल हुआ। सॉरी यार, हमने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो जवाब दिए बिना यूं ही कनपट्टी को उंगली से मसलती किताब पर सर झुकाए बैठी रही। सर में दर्द है? इसने होले से पूछा। डीने डीजे ने इस बात में सर हिलाए। टैबलेट ली है कोई? हाँ। वो हथेली की पूछ से गिले रुखसार करते हुए बोली तो आवाज मारी थी। सिर्फ यही बात है? इसने गौर से उसका चेहरा देखा। मुझे घर याद आ रहा है। तो रो क्यों रही हो? सेमेस्टर खत्म होने के बाद हमने घर तो चले जाना है ना। सेमेस्टर खत्म होने में बहुत देर है। इसने चेहरा उठाकर बेचारगी से उसे देखा। मैंने के पीछे इसकी आंखें आंसू से भरी थी। देर कहाँ? फरवरी में हम इधर आए थे, मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर रहा है, मई आने वाला है, जून में एग्जाम होंगे और जुलाई में हम पाकिस्तान होंगे। 5 माह तो खत्म भी हो गए। डीजे भी गया उसे मुस्कुरा दी। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। इख्तिताम, द एंड, खल्लास। इसने हाथ झाड़कर जैसे बात खत्म की। डीजे चंद में डुबडुबाई आंखों से उसे देखती रही। हया, मैंने कल अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। इतनी बुरी तरह कि मेरा दिल डर रहा है। पता नहीं घर में सब ठीक भी है या नहीं। मैं घर का आखिरी बच्चा हूँ और आखिरी बच्चों के हिस्से में हमेशा बूढ़े माँ बाप आते हैं। मेरा दिल इनके लिए दुखता है हया। मैं समझ सकती हूँ, मगर हम क्या कर सकते हैं? 3 माह तो हमने यहाँ गुजारने हैं ना। हम पाकिस्तान चले जाएं, तुम जानती हो ये नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हम 5 माह खत्म होने तक तुर्की नहीं छोड़ सकते। मैं मुस्तकिल जाने की बात नहीं कर रही, बस चंद दिन के लिए स्प्रिंग ब्रेक में हम इस्लामाबाद चले जाएं। आया ने गहरी सांस ली। मेरी भी कजन की शादी है, मगर मैं इसे कुर्बान कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि अगर हम पाकिस्तान गए तो वापस आते हुए हमारा दिल बहुत खराब होगा और फिर यूं तुर्की में अकेले घूमने फिरने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अकेले? डीजी ने इस्तेज़ाइया सर झटका। तुम्हें पता है हम दोनों ने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि हम दोनों को अकेले आजादी से वो गुजारने का शौक था। ऐसी आजादी जिसमें अब्बू और अम्मी भाइयों की रोक टोक ना हो। मगर इंसान आजाद तब होता है जब वो तना होता है, और यही तन्हाई कैद कर लेती है। हर आजादी में कैद छुपी होती है, जिसे अब हम तुर्की में कैद हैं। मुझे लगता है हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकेंगे। हया ने जैसे तासुब से नफी में गर्दन लाई, फिर निगाह में इस पे रखी डीजे की मोटी सी फलसफे की किताबें पढ़ी जिसके सरवक पे सुकरात की तस्वीर बनी थी। इसकी पेशानी पे बल पड़ गए। परे हटाओ इस बूढ़े अंकल को, इसको पढ़ पढ़ कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सुकरात को कुछ मत कहो। डीजे ने तड़प कर किताब पीछे किया। अफलातून गवाह है कि सुकरात ने किस अजमत व बहादुरी से जहर का प्याला पिया था। मेरी तो 7 नस्लों पे एहसान किया था। वो तनक्का कहते हुए खड़ी हो गई। हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। 7 दिन तुर्की के 7 शहर, ये प्रोग्राम है हमारा। डन डन। डीजे मुस्कुरा दी। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया है, घड़ी 1 घंटा आगे कर लो। वो डीजे को नॉर्मल होता था। कटाली का इसराइल नामा सुनने वापस चली आई। ओ नहीं, यहाँ भी वही मुशर्रफ वाला नया टाइम, पुराना टाइम। डीजे ने चिल्लाते हुए किताब खोल ली। इससे नए टाइम पुराने टाइम से ज्यादा कोफ्त किसी शय से नहीं होती थी। तकसीम स्क्वायर का मुजस्मा आजादी बाहर के फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। सुबह का वक्त और मुजस्मे के गिर्द दायरे में उगी घास पे सुर्ख ट्यूलिप्स खिले थे। फिजा में ताजा पक्के फूलों की रसीली महक थी। वो दोनों इस ठंडी मीठी हवा में साथ साथ चलते हुए तकलाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थी। दोनों ने स्याह कोट पहन रखे थे और बाजू में
बाजू डाल रखे थे। वो इतनी दफा इस्तकलाल स्ट्रीट आ चुकी थी कि बहुत सी दुकानें तो इन्हें हिफ्स हो चुकी थी। इसके बावजूद वो आज तक इस तवील तरीन गली के अख्ताम तक नहीं पहुंच सकी थी। इनके तमाम दोस्त और ड्रंक फेलोज कल ही अपने टूर्स पे निकल चुके थे। उन्होंने आज सारा दिन इस्तकलाल स्ट्रीट में शॉपिंग करके कल सुबह की बस से कैपाडोशिया जाना था। आज वो बहुत खूब भाव ताव करके शॉपिंग करने का प्रोग्राम बना कर आई थी, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी सयाहों के लिए तुर्क फौरन निर्ख कम कर देते थे। 7 दिन 7 शहर, कितना मजा आएगा ना। डीजे ने चश्मे तसव्वुर से खूबसूरत तुर्की को देखते हुए आंखें बंद करके खोली। मजा तो छोटा लफ्ज है डीजे, मुझे तो खुद पे रश्क आने लगा है। क्या जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। वो दोनों इस्तकलाल स्ट्रीट में दाखिल हो गई थी। वहां हमेशा की तरह रास्ता दोनों तरफ से बने रेस्टोरेंट और दुकानों की रौनक अरूज पे थी। तुर्की का नक्शा हमारे पास है, हम रोज एक शहर जाएंगे, एक रात इधर क्याम करेंगे, फिर वहां से करीब शहर की बस पकड़ कर आगे चले जाएंगे। यूं 7 दिनों में हमारे 7 शहर हो जाएंगे। ओ क्या कैपेडोशिया में हॉट एयर बैलून की फ्लाइट भी लेंगे, कितना मजा आएगा है। जब हम बैलून की चुकी में बैठेंगे और फिजा में तैर रहेंगे और पूरा तुर्की हमारे कदमों तले होगा। मतलब बहुत जोश जज्बे से मंसूबे बनाते हुए आगे बढ़ी थी। एक तरफ बर्गर किंग का बोर्ड जगमगा रहा था। डीजे ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। सुनो भैया, जहान को भी साथ चलने को कहें, इसका नाम भी मत लो। वो सामने देखते हुए आगे चलती गई। भी वो इसके रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यार माफ कर दो ना, वो किसी और बात पर अपसेट होगा, मगर मैं इसी बात पर अपसेट हूँ। कोई जरूरत नहीं है इससे मिलने की। वो इसे बाजू से खींचकर आगे ले गई। मेरा माइग्रेन सारा ट्रिप खराब कराएगा। टैबलेट ली थी मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। डीजे को फिर से सर में दर्द होने लगा। और मेरा ट्रिप, मेरा गैर रजिस्टर फोन खराब कराएगा। इसने कोट की जेब से हाले का भद्दा तुर्क फोन निकालकर मायूसी से देखा। इसकी बैटरी जल्द खत्म हो जाती है। वहां दूसरे शहरों में पता नहीं क्या हालात हो। मैं अपने पाकिस्तानी फोन को रजिस्टर करवा ही लेती हूँ। ठीक है, मगर पहले जूते देख ले। वो दोनों शो स्टोर का दरवाजा खोलते हुए दाखिल हुई। दरवाजा जरा भारी था, मुश्किल से खुला। उस शू स्टोर का हया अचंभे से दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ गई। अजीब बात है कि जिस अगली दुकान पर वो कहीं इसका दरवाजा भी जोर लगाकर धकेलने में बिच हुआ, आज इस्तकलाल जद्दीसी के दरवाजों को क्या हुआ है। डीजे ने भी महसूस करके हैरत से बोला। एविया की दुकान इस्तकलाल स्ट्रीट में जरा आगे जाकर मिली। वो दोनों इकट्ठी चौकट तक आई। लाशरी तौर पर एकदम बहुत जोर से दरवाजे को धक्का दिया। वो ग्लास डोर बेहद बारीक और नाजुक शीशे का बना था। वो गोया उड़ता हुआ जाकर मुखालिफ सिंध में खड़े स्टैंड से टकराया और जोरदार चलाकी की आवाज आई। लोहे के स्टैंड की कोई हुक निकली हुई थी। इसकी जरब से जोर से लगी और दरवाजे के ऊपरी हिस्से से शीशे के टुकड़े छन छन करते फर्श पर आ गिरे। वो दोनों एकदम साकित सी आधे टूटे दरवाजे को देख रही थी। काउंटर के निचले दराज से कुछ निकालते सेल्समैन ने चौक कर सर ऊंचा किया। टूटे दरवाजे को देखकर इसका मुंह पूरा खुल गया और वो हक्का बक्का सा उठ खड़ा हुआ। नापाई कर दी। इसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। डीजे का सख्ता टूटा। वो हया के करीब खिसकी और होली से सरगोशी की। हया, इसने हमें दरवाजा तोड़ते नहीं देखा, बस ठीक है, हम मुकर जाते हैं। वो गला खंगारते खुद को नॉर्मल करते आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फोन उसकी तरफ बढ़ाया। फोन रजिस्टर करवाना है। कहाँ पे कर दी मैडम। वो फोन को देखे बिना अभी तक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा था। मुझे फोन रजिस्टर करवाना है। कहाँ पे कर दी। डीजे ये क्या बक रहा है। वो कोफ से डीजे की तरफ पलटी। इसे गालिबन इंग्लिश नहीं आती और दरवाजे का पूछा। देखो भाई, वो आ गए और काउंटर पे कोनी रख के बड़े एतमाद से बोली, हमने कोई दरवाजा नहीं तोड़ा, हमने तो आज तुम्हारा दरवाजा देखा ही नहीं था। बिल्कुल, हमने तो कभी जिंदगी में दरवाजे नहीं देखे। हमारे घरों में दरवाजे होते ही नहीं है। लोग खिड़कियों से अंदर फलांगते हैं, मगर उनको कोई इनकी कोई बात इसकी समझ में नहीं आती। वो अब सदमे और दुख से सीने पे हाथ मारते दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा। तुर्क शदीद गम में यही कहते थे। अच्छा, मेरा फोन तो रजिस्टर कर दो। लड़का चंदा में गमगीन वकीना पर दोस्त निगाहों से देखते रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। पसफुरत यानी पासपोर्ट। इन दोनों ने एक दूसरे को जरा तशवीश से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फोन की मांग रहा है। नहीं, ये हमें अंदर करवाएगा। डीजे इसे पासपोर्ट नहीं देना, वरना इसने इतना लंबा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैसे हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास। डीजे ने जोर से हाथ हिलाकर कहा। वो है से चंद कदम पीछे थी। पासपोर्ट। इसने बाजू बढ़ाया, फिर से पासपोर्ट मांगा। ना, नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। हया झंडलाते हुए अंदाज में कहती, पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सकते। देखो, हम तुम्हें पैसे कुछ और दे देते हैं। एम्बुलेंस एम्बुलेंस। वो अपनी धुन में कहीं जा रही थी जब लड़का एकदम घबरा कर चिल्ला उठा। इसने नासमझी से उसे देखा, फिर इसकी निगाहें ताक़ुब में अपने उसकी तरफ मोड़ी। हया हया पीछे खड़ी। डीजे दोनों हाथों में सरतामे औंधी गिरती जा रही थी। इसकी आंखें बंद हो रही थी और वो तकलीफ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चिल्ला रही थी। लड़का भागकर काउंटर के पीछे से निकला। डीजे डीजे। वो हंसियानी अंदाज में चीखते हुए उसकी तरफ लपकी। इसकी ऐनक फिसल कर फर्श पे जा गिरी। तेजी से उसकी तरफ बढ़ते लड़के का जॉगर उस पे आया। कड़च की आवाज आई और एक शीशा 2 हिस्सों में बट गया। डीजे डीजे। वो इस पर झुकी दीवाना वालों से पुकारे थी। डीजे की आंखें बंद हो रही थी। दुनिया अंधेरे में डूब रही थी।
अस्पताल का वो कॉरिडोर सर्द और वीरान था। संगमरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह सफेद था, सफेद बेजान ठंडा। वो बिल्कुल सीधी बैठी थी, साकेत जामेद, सीध में किसी गैर मरई नुक्ते पे निगाहें मरकज की। इसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरे थे। जब से डीजे ऑपरेशन थिएटर में थी वो यूं ही इधर बैठी थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने कुछ बताया था कि खदीजा के ब्रेन में बेरी एन्यूरिज्म थी, वो एक फूली हुई एन्यूरिज्म जो फट गई थी, सब आर्काइन हेमरेज। डॉक्टर ने कहा था कि बेरी एन्यूरिज्म फटने वाले मरीजों में से 80 से 90% की मौत वाकई हो जाती, कम से कम से 10% की उम्मीद थी, और इसी 10% उम्मीद को थामे बेंच पर बैठी थी। इसका ज़हन बिल्कुल मफलूज हो चुका था, जिसे भारी सिल से सर को कुचल दिया गया हो। फिर भी इसने कहीं से हिम्मत मजतमा करके डीजे के घर वालों को फोन कर दिया था। इसके बाप भाइयों को परेशानी, माँ के आंसू, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। इसके अबू तुर्की आने की कोशिश करते, उसका भाई जो फ्रांस में मुकीम था वो भी रात तक पहुंच जाएगा। बस उसकी समझ में यही बात आई थी, बार बार कोई ना कोई उसे फोन करता, वो हर बात के जवाब में भी की आवाज से इतना ही कह पाती, मुझे नहीं पता। डॉक्टर बाहर नहीं आए। अब वो यूं ही निढाल सी बेंच पर बैठी, आंसू लड़ियों की सूरत आंखों में गिर रहे थे। 10% की उम्मीद थी। इसने गोद में रखे मोबाइल को देखा और कपकपाए हाथों से उठाकर पैगाम लिखने लगी। मैं तकसीम फर्स्ट एड अस्पताल में हूँ। डीजे को ब्रेन हैमरेज हुआ है, तुम फौरन आ जाओ। और जहान को भेज दिया। इनके दरमियान अगर कोई तलखी थी भी तो इसे याद नहीं थी, अगर याद थी तो सिर्फ और सिर्फ खदीजा। अजान का वक्त हुआ तो वो उठी और वजू करके वापस उधर आई। कोट इसने वहीं बेंच पे छोड़ दिया और अपनी नीली कमीज की आस्तीन ने गीले बाजू से नीचे करी थी। चेहरा, हाथ और माथे से बाल गिरे थे। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है, इससे भी जल्दी गुजर जाती है। चंद रोज कबल की 2 लड़कियों की गुफ्तगू उसे याद आई थी। वो सलाम फेर कर तशद्दुद की हालत में बैठी थी। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पे भीगा था और ये वजू का पानी नहीं था। वो दोनों हथेली मिलाई ने डुबडुबाई आंखों से देख रही थी। मेरे अल्लाह, वो बेआवाज रो रही थी। आपको पता है डीजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छी दोस्त, सारा इरम, इन सबसे अच्छी दोस्त। इसे हमसे मत छीने। इसके माँ बाप वो बूढ़े, वो मर जाएंगे। आप हमें ऐसे मत आजमाएं। आप हमें डीजे वापस कर दें। मेरी 10% की उम्मीद को हारने मत दें। वह हथेलियों पे चेहरा झुकाए होले होले लरस रही थी। शेफून का नीला दुपट्टा सर से फिसल कर गर्दन की बुर्श तक जा गिरा। मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास कोई नहीं है सिवाय आपके। मेरे पास बचाने के लिए कोई घंटी नहीं है, खटखटाने के लिए कोई दरवाजा नहीं है, बुलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है। मेरी पहली उम्मीद भी आप है, आखिरी भी आप। अगर आपने मेरी मदद ना की तो कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकेगा। अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकेगा, और अगर आप दे दें तो कोई रोक नहीं सकेगा। आप हमें डीजे की जिंदगी वापस लौटा दें। आप डीजे को ठीक कर दें। इसके दिल पे गिरता हर आंसू अंदर ही अंदर दाग लगा रहा था, जलता सुलगता हुआ था। इसका दिल हर पल जख्मी होता जा रहा था। अल्लाह ताला, मेरे पास कोई नहीं है जिससे मांग सकूं, और आपके अलावा कोई नहीं है जो कुछ मुझे कुछ दे सके। मेरी एक दुआ सुन ले, मेरी एक दुआ मान ले। मैं जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी, कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। आप हमें डीजे की जिंदगी वापस लौटा दें। मैं हर वो काम करूंगी जो आपको राजी करे और राजी रखे। मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगी। आप डीजे को ठीक कर दें प्लीज। वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। वो जिंदगी में कभी इतनी अकेली नहीं हुई थी जितनी आज थी। वो कभी इतनी बेबस, इतनी लाचार भी नहीं रही थी जितनी इस वक्त थी। कितने घंटे गुजरे, कितनी घड़ियां बीती, इसे कुछ याद नहीं था, बस अंधेरा चाह रहा था। जब इसने जहान को तेज तेज कदमों से चलते अपनी तरफ आते देखा, वो खड़ी भी नहीं हुई, बस बेंच पे बैठी गर्दन उठाए उसे देखे गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसी है वो, क्या हुआ था? वो फूली सांसों के दरमियान कहते हुए इसके साथ बैठा। वो इतना ही परेशान था जितनी वो। बेरी एनोरिज्म पट गया, जिसके नतीजे में सबर काइंड हेमरेज। इसे खुद जो समझ में आया था वो बताने लगी। बताकर वो फिर से दोनों हाथों में सर दिए रोने लगी। वो ठीक हो जाएगी, तुम ऐसे मत रो। तुमने कुछ खाया है तो मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं कुछ लाता हूँ। वो फिर रुका नहीं, तेजी से उठकर चला गया। जब वो वापस आया तो हाथ में सैंडविच का पैकेट था और जूस की बोतल थी। कुछ खा लो। इसने सैंडविच निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। मुझसे नहीं खाया जाएगा। नफे में सर हिलाने लगी। इसी पल ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले। वो तड़प कर उठी। मैं देखता हूँ इसे वहीं रुकने का कहकर वो आगे गया। बाहर आने वाले सर्जन से तुर्क में बात करने लगा। वो बेकरारी से खड़ी इन दोनों को बातें करते देखती गई। ओके ओके, वो सर हिलाकर बात खत्म करके वापस आ गया। क्या कह रहा था डॉक्टर? कैसी है डीजे? वो आराम से है, अभी से शिफ्ट कर देंगे, मगर तुम
ठीक नहीं हो, इधर बैठो। इसे वापस बेंच पर उठाकर उसने सैंडविच उसकी तरफ बढ़ाया। ये खाओ जहान, वो ठीक है, मेरी दुआ कबूल हो गई, इसने निडाल से अंदाज में सर दीवार से टिका दिया। कुछ खा लो है इसके सरप्रेस ने वो मुश्किल आधा सैंडविच खाया और थोड़ा सा जूस पीकर बोतल पर हटा दी। जहां मेरी दुआ रद्द नहीं हुई, मैंने इतनी दुआ की थी, ये कैसे हो सकता है कि कोई इतनी दुआ करे और वो पूरी ना हो। वो खोए खोए अंदाज में दूर खलाओं में देखती कह रही थी, हया थोड़ा सा और खा लो वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, तुम्हें पता है मैंने कभी इतने दिल से दुआ नहीं मांगी जितनी आज मांगी थी, फिर ये कैसे होता कि पूरी ना होती। इसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से उसे देखे गया। अब वो मजीद कुछ नहीं खाएगी, उसे अंदाजा हो चुका था। वो अब सामने दीवार को देखते हुए बहते आंसू के दरमियान कह रही, तुम्हें पता है इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले, और मैंने आज उम्मीद नहीं हारी थी जान, मगर बाज दफा किस्मत हरा दिया करती है। वो बहुत धीरे से बोला तो वो चौंकी। जहान उसे देख ही रहा था, एकदम इसका दिल डूब कर उभरा। जहान, हया डीजे की डेथ हो गई है। कॉरिडोर का सन्नाटा एकदम से टूटा। पीछे कहीं किसी स्ट्रेचर के पहियों के चलने की आवाजें आई थीं। वो बिना पलक झपके जहान को देख रही थी। हाथ में पकड़ी टूटी ऐनक पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। पसीने में भीगी हथेली से ऐनक के शीशे पर धुंध छाती जा रही थी, ठंडी गीली धुंध। मेरी फ्रेंड मुझे डीजे कहती हैं, लेकिन चूंकि आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, इसलिए मुझे खतीजा ही कहें। शाम की धुंधली सी चादर ने पूरे इस्तांबुल को अपनी लपेट में ले रखा था। दोपहर में खूब बारिश हुई थी और आसमान खुलकर बरसा था कि लगता था सारी दुनिया बह जाएगी, सब डूब जाएगा। वो तब से उसी तरह पुप्पो के लाउंज में सोफे पर पांव ऊपर करके बैठी, घुटनों में सर रखे रोई जा रही थी। एवी ही सामान गुम हो जाए, हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना। इसकी आंखों के सामने डीजे का आखिरी चेहरा जैसे सख्त हो गया था। वो मंजर यूं हर जगह छाया था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बेजान चेहरा जैसे सारा खून चढ़ गया हो। बंद आंखें, स्ट्रेचर पर डला बेहिस्सो हरकत वजूद। वो इस मंजर में मुकीद हो गई थी। एवे ही बर्फ ना पड़े, खुद तो बर्फबारी देख देख कर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दें। उसी रात डीजे का भाई पहुंच गया था और 2 दिन तक क्लियरेंस मिल गई थी। आज दोपहर वो इसकी मैयत लेकर पाकिस्तान रवाना हो गए थे। तब इसे जहान और वो अपने साथ ले आए थे। वो इस वक्त से यूं ही बैठी थी, ना खाती थी ना कोई बात करती थी, बस रोए चली जा रही थी। इसका गम बहुत बड़ा था। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम से लड़के रहते हैं, मैंने इन्हें कमरे में जाते देखा है। सारे दिन में अगर इसने कोई बात की भी थी तो ये कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मेरी सीट बुक करवा दें, मैंने इधर नहीं रहना। किचन में फुप्पो और जहान खड़े यही बात कर रहे थे। इनकी दबी दबी आवाजें उस तक पहुंच रही थी, मगर वो नहीं सुन रही थी। इसकी दिलचस्पी हर शय से खत्म हो गई थी। मगर मैं कैसे जा सकता हूँ इसके साथ, और वो अकेली कैसे जा सकती है? इसे कल से बुखार है। हालत देखी है तुमने इसकी, मैं इसे अकेला भेजूं तो अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? मगर मम्मी, आपको अब्बा का पता है, इन्हें इल्म हुआ तो इन्हें ये बताएंगे कि तुम अनकरा तक गए हो। मगर मम्मी, मेरा जाना जरूरी तो जहान सिकंदर, जो मैंने कहा वो तुमने सुन लिया। तुम कल सुबह की फ्लाइट से हया के साथ जा रहे हो। अब की उसकी माँ ने जोर से उसको कहा। वो इसी तरह घुटनों में सर दिए रो रही थी। इधर क्या हो रहा था इसे नहीं पता था। इसका दिल ऐसे बुरी तरह टूटा कि हर शय से दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल, इसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है? थोड़ा सा शो मारने में हर्जी क्या है? जब पप्पा ने आकर ये बताया कि जहान इसके साथ जाएगा चाहे जितने भी दिन लगे, तो भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसे फिलहाल जहान सिकंदर से कोई सरोकार ना था। वैसे तुम्हारे पप्पा का कोई हैंडसम बेटा बेटा है? तुम्हारी चमक दमक देख कर ये ख्याल आया। हर चीज जैसे स्लो मोशन में हो रही थी। आवाजें बंद हो गई थी, सिर्फ हरकत दिखाई दे रही थी। वो अतातुर्क एयरपोर्ट पे छोटे छोटे कदम उठाती
चल रही थी, इसके साथ कोई और भी चल रहा था, मगर वो इसे नहीं देख रही थी। रहने दो यार, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। जहां धीरे धीरे मैं बेपरवाह था, खिड़की के पार मरमरा के समंदर पे बादल तैरते दिखाई दे रहे थे, नरम रूई के गालों की तरह सुरमई बादल। इनमें इतना पानी लदा था जितना इसकी आंखों में था, या शायद इसके आंसू ज्यादा थे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। इसने खुद को एयरपोर्ट पे अब्बा के सीने से लगते बेतहाशा रोते हुए महसूस किया। वो इसका सर थपकते हुए कुछ कह रहे थे, कुछ ऐसा कि बस अब वो इनके पास रहेगी, अब वो इसको वापस नहीं भेजेंगे। चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। वो अम्मा के साथ डीजे के घर में थी। वहां हर तरफ कोहराम मचा था। इसकी अम्मी और बहनों का पिलक पिलक का रोना, मातम, बैन, सिसकियों की आवाजें, चीखें, जवान मौत थी। और गोया पूरी दुनिया उधर इकट्ठी हो गई थी। वो किसी को दिलासा न दे सकी, बस एक कोने में बैठी बेआवाज रोती गई। अच्छा, फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। नमाज जनाजा पिछले रोज ही अदा की जा चुकी थी, मगर गम अभी भी पुराना नहीं हुआ था। खतीजा की बहनें इससे इसके बारे में पूछती थी, मगर वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। सारी बातें खत्म हो गई, दुनिया बर्फ का ढेर बन गई थी, मरमरा का समंदर पे तैरती बर्फ का ढेर। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है, इससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड, खल्लास। सुर्ख सनोबर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। वहां हर घना जंगल था। ऊंचे दरख्तों के पत्ते सुनहरी धूप को मट्टी तक पहुंचने नहीं देते थे। दोपहर के वक्त भी इधर ठंडी मीठी सी छाया थी। बाहर इसी छाया में इधर उधर भागती बबूल के सफेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में भर रही थी। आशिकुल एक दरख्त तले जमीन पे बैठी सामने फैले कपड़े पे रखे बहुत से सुर्ख जंगली फूलों को धागे में पिरो रही थी। करीब ही एक दरख्त कटा हुआ तना गिरा पड़ा था। जब बहुत से फूल जमा हो गए तो वो आशे के पास आई। आशे, सफेद फूलों से भरी टोकरी इस कपड़े पे एक तरफ उंडेरते हुए इसने पुकारा। उसने जवाबन कहते हुए दांत से सफेद फूलों का ढेर नए फूलों से एक तरफ समेट दिया। सफेद तुमसे लड़ क्यों रहा था? वो खाली टोकरी रखकर इसके सामने आलती पालती मार क्यों बैठ गई कि अब इनके दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। लड़ नहीं रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बहारे दोनों हाथ में चिरा गिराए उलझी उलझी सी पूछ रही थी। गर्दन झुकाकर सुई फूल में डालती आशी ने मुस्कुराकर सर झटका। जब इंसान दूसरे की बात नहीं समझना चाहता तो वो यूं ही ऊंचा ऊंचा बोलता है। तुम्हें पता है ना, इसके पेरेंट्स ने इसकी शादी इसकी पाकिस्तानी कजन से तय कर दी और वो इससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? इसकी मर्जी नहीं होगी। इसने सुई को फूल की दूसरी तरफ से निकाल कर खींचा। धागा खींचता चलाया। फूलों की लड़ी लंबी होती जा रही थी। शादी मर्जी से होती है ना? हाँ। वो बाहर के सफेद फूलों को हाथ से इधर उधर टटोल रही थी। फिर जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अब्दुल रहमान से शादी करूंगी। फूलों को समेटता इसका हाथ रुका। इसने खौफ की भरी निगाह बहारे पर डाली। बुरी बात, बहारे गोल अच्छी लड़कियां यूं हर बात नहीं कर लेती, मगर मैं ने अब्दुल रहमान को कह दिया था। वो एकदम से टक्कर रुकी और बेयकीनी से उसे देखा। क्या कहा तुमने उसे? यही कि जब मैं बड़ी होंगी तो क्या वो मुझसे शादी करेगा? तो उसने क्या कहा? उसने कहा तुम्हें ऐसी बातें किसने सिखाई? फिर वो सांस रोक के सुन रही थी। मैंने कहा। आशिकुल ने रवानी से बोलती बाहर एक लटकी। क्या? वो शर्त लग गई। तुमने उससे झूठ बोला? तुमने वादा किया था कि अब तुम झूठ नहीं बोलोगी। खुदाया, वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? इसने तासुब से माथे को छुआ। बाहर ने लापरवाही से शाने अटकाए, मगर इसे पता चल गया था। इसने कहा आशिकुल अच्छी लड़की है और मुझे पता है इसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। इसकी बात पर आशिक के तनिक आसाब ढीले पड़ गए। एक बेख्तियार सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पे बिखर गई। वो खुले से सर झुटक कर फूल उठाने लगी। मगर तुमने झूठ नहीं छोड़ा ना? वादा अब नहीं भूलूंगी। हर दफा अल्लाह से वादा करती हो, वो हर दफा तुम्हें एक और मौका देता है, मगर तुम हर दफा फिर वादा तोड़ देती हो। इतनी दफा वादा तोड़ोगी तो तुम्हारे वादों का एतबार करना छोड़ देगा। आइंदा मैं सच बोलूंगी, अब की बार मजबूत वाला वादा। चलो ठीक है, वो मुस्कुरा दी। अब तुमने हमेशा सच बोलना है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब इसे खुद अपने सच का एतबार नहीं रहता। समंदरी सीगल्स का गोल फड़फड़ाता हुआ इनके ऊपर से गुजरा। आशी ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो परिंदे यकीनन पूरे बयोकदा का चक्कर काट के अब समंदर की तरफ महवे परवास थे। आशी गुल, चंद लम्हे इन परिंदों की पंखी माने उड़कर बादलों में गुम हो गए तो बाहर ने पुकारा। बोलो। वो गर्दन झुकाए अपनी लड़ी में अब सुर्ख फूलों के आगे सफेद फूल खिलो रही थी।
तुम हमेशा सच बोलती हो ना, एक बात बताओगी? बाहर जरा डरते डरते कह रही थी। कुछ अब्दुल्ला की बहन किसी को कह रही थी कि वो मुकद्दर की पुलिस बहुत बुरी है, वो अब्दुल रहमान पाशा को कुछ नहीं कहती, और ये कि वो जजीरे का सबसे बुरा आदमी है। वो रुक रुक कर तसव्वुफ से पूछ रही थी। आशीष सांस रोक के उसे देख रही थी। बाहर खामोश हुई तो इसने जरा खफगी से सर झटका। नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है। अब्दुल्ला की बहन को क्या पता, और तुमने किसी से जाकर अब्दुल रहमान के बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें अपना वादा याद है ना? बाहर ने गर्दन अस्पात में हिला दी। मुझे याद है आशे, धागा दांत से तोड़कर लड़ी के दोनों सिरों को आपस में गिरा लगाने लगी। इसके चेहरे पे वाज़ेह उदासी बिखरी थी। उस दोपहर में खदीजा के घर से वापस आई थी। कुछ देर कमरे में लेटी रही। सर दर्द से पटा जा रहा था, बुखार भी हो रहा था, नींद भी थी। क्या ही नहीं रही थी। बंद कमरे में घुटन लगी तो घबरा कर उठी और खिड़कियों के पर्दे दोनों हाथों से हटाए। सामने लॉन में कुर्सी पे अब्बा और अम्मा के साथ आया फुरकान और साइमा ताई चाय पीते नजर आए। मेज पे स्नैक्स और दीगर लवाजमात रखे थे और वो लोगों बातों में मगन थे। साइमा ताई बहुत सलीके से सर पे दुपट्टा जमाए फातिमा के चेहरे की तरफ किए कुछ कह रही थी। फातिमा ताया फुरकान के सामने सर पे दुपट्टा ले लेती थी, जो पीछे क्या चलता ढलक जाता था। इनकी आंखें हया जैसी थी और लोग कहते थे कि 20 साल बाद हया ऐसी होगी, और वो सोचती थी कि पता नहीं 20 साल बाद वो होगी भी कि नहीं। वो शावर लेकर सादा ट्राउजर पे टखनों को छूटी, सफेद लंबी कमीज पहने, हमरंग दुपट्टा सर पर लपेटे बाहर आई। पहले असर की नमाज पढ़ी कि नमाजें इन तीनों दिनों में वो करीबन सारी पढ़ रही थी। खदीजा के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करके वो उठी और फिर दुपट्टा शारा में फैलाए बालों को खुला छोड़कर किचन की तरफ आ गई। फातिमा ने फ्रिज से कुछ निकाल कर उसे देखा तो फ्रिज का दरवाजा बंद करके मुस्कुराती उसकी तरफ आई। शाने तक आते बालों को कैचर में बांधे वो आम होली में बहुत जाजिब नजर लगती थी। मेरा बेटा उठ गया। उन्होंने उसे गले से लगाया, फिर माथा में छुआ। जी, वो मुस्कुराना चाहती थी मगर आंखें भीग गई। बस सबर करो, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। सबर इतना आसान होता तो कोई दूसरे को करने को ना कहता, हर शख्स खुद ही कर लेता। मगर मैं कोशिश करूंगी। गुड। अच्छा बाहर आ जाओ, ताया ताई मिलने आए मुझसे। हाँ, और जान से भी। ओ हाँ, किधर है वो? उसे याद आया कि वो भी साथ आया था, बस खाना खाकर सो गया था। ज़ाहिर थका हुआ था। अभी मैंने देखा तो उठ चुका था, कह रहा था बस आ रहा हूँ। वैसे सबीन का बेटा, वो जरा कहते हुए झिझकी, जरा प्राउड सा है। नहीं नहीं, वो शुरू में यूं ही रिजर्व से रहता है और बाद में आने गहरी सांस ली। बाद में भी ऐसा ही रहता है और शुरू और बाद के दरमियान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। वो बाहर आई तो इसे देख कर ताया फरकान मुस्कुराए। वो जो करन दोनों से मिली, इतने अरसे बाद मिला हूँ अपनी बेटी से, और वो भी ऐसे मौके पर। तुम्हारी दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह इसकी मगफरत करे। आमीन। वो सर अस्पात में हिलाकर ताज़ियत वसूल करती कुर्सी खींच कर बैठ गई। हुआ क्या था? इसे सायमा ताई ने तासुब से पूछा। ब्रेन हेमरेज। चंद लम्हों के लिए वो मलालज़ादा खामोश हो गई, जिससे बरामदे का दरवाजा खुलने की आवाज ने खामोशी को चीरा। वहां से फातिमा बाहर आई थी और उनकी अकब में जान भी था। इसने सियाह ट्राउजर जिसके दोनों पहलुओं पे लंबी सफेद धारी थी के ऊपर आधे बाजू वाली सुरमई टी शर्ट पहन रखी थी। आंखें खुमारा लूट थी। जैसे अभी सोकर उठा और चेहरे और सामने के बाल गीले थे। वो शायद पानी के छींटे मारकर तौलिए से मुंह खुश्क किए बगैर ही बाहर आ गए थे। आते देखकर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। वो लॉन के दहाने में पहुंचा तो लम्हे भर के लिए जरा ताज्जुब से घास को देखा, फिर एक निगाह सामने बैठे अफराद के कदमों पे डाली जो जूतों में मुकी थे। फिर जरा झिझक कर घास पे चलता हुआ उन तक आया। हया जानती थी कि वो क्यों झटका। दुर्की में घास पे चलना सख्त मायूब समझा जाता था और मौका मिलने पर वो नीचे अपनी तस्कीन के लिए घास पे जरूर जूतों से चलकर देखती थी। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखी हमने। इससे मिलकर रस्मी अंदाज में हाल हवाल पूछ करता है फुरकान ने घनी मूंछों तले मुस्कुराते हुए कहा था। थैंक्स। वो रसवन कभी नहीं मुस्कुराया और इसी सरअंदाज में कहता हया के मुकाबले कुर्सी खींच कर बैठ गया। वो यहाँ आने पर कतन राजी नहीं था। वो जानती थी सबीन ने गोया कसम खा रखी थी कि हमें अपने बेटे की शक्ल नहीं देखने देगी। ऐसे उसे कैसे ख्याल आया तुम्हें भेजने का? इसके लिए दे अंदाज का असर था कि ताया फुरकान के मुस्कुराते लहजे के पीछे जरा सी चुभन धर आई। मम्मी को अपनी भतीजी को अकेले भेजना ऑकवर्ड लग रहा था, सो मुझे आना पड़ा। बगैर किसी लगी लिपटी के उसने क्या डाला। मंगेतर वनकुआ के अल्फाज तो दूर की बात, इसने तो मेरी कजन तक नहीं कहा था। गोया रिश्तों की हुदूद वाजी की। सुलेमान साहब के माथे पे जरा सी शिकन उभर आई और सायमा ताई के लबों को एक मायने खेज मुस्कुराहट ने छू लिया। हया बिल्कुल लाताल्लुक सी लाज की क्यारियों में आगे फूलों को देखने लगी। वो डीजे हमेशा तकसीम पैक से फूल चुराने की कोशिश करते थे, मगर वो केयर टेकर इन पर बड़ी सख्त निगाह रखता था। और तुम्हारी मम्मी कब आएंगी? सुलेमान साहब ने चाय का घूंट पड़ते हुए पूछा। मम्मी की भतीजी और तुम्हारी मम्मी। इसके घर के मर्द आज बहुत तोल तोल कर अल्फाज अदा कर रहे थे। कुछ कह नहीं सकता, इसने शाने उचका दिए। जहां जूस लोगे या चाय या फिर कॉफी, फातिमा ने चाय के खाली कप ट्रे में रखते हुए इसको मुखातिब किया। वो मर्दों की बनस्बत उसको दामाद वाला प्रोटोकॉल दे रही थी। बस
الٹی بہت ہے، اس نے روانی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی نہ سمجھی دیکھ کر لمحے میرے کو متذبذب ہوا، پھر فوراً تسی کی، بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تو بیٹا آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی؟ سائمہ تائی ابھی بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی، وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھی، کچھ تھا جو اسے چونکا گیا۔ جی اب تو کافی عرصہ ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورینٹ ہے، وہی دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئی، البتہ تایا فرقان نے ماتانہ سر ہلاتے ہوئے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کو اہمیت نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہو کہ وہ اپنا لاتو لکی توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی دھیرے سے بولے، استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورینٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ 2 ریسٹورینٹ۔ وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی۔ او اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً نہیں بدلتے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے رہا تھا، تبھی فاطمہ اس کی چائے کا مگ ٹرے میں لیے چلی آئی۔ کچھ لو نا بیٹا، تم نے کچھ نہیں لیا؟ جی میں لیتا ہوں۔ اس نے مگ اٹھا لیا مگر کسی دوسری شے کو چھوا تک نہیں۔ طاہر فرقان صاحب اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کر کے جلدی اٹھ کر چلے گئے، البتہ جاتے وقت وہ جان کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پہ سب کو مدعو کر کے گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب جہان سے پوچھنے لگے، بس یہی 4 دن، پھر تم اپنی فلائٹ بک کرا لو۔ تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چوک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے، جہان نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالتے اشارے اچکا دیے۔ مگر ابا، ہمارا کانٹریکٹ؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑو۔ اب میرا مزید حوصلہ نہیں تمہیں باہر بھیجنے کا۔ اس بچی کا جنازہ بھگتا ہے میں نے، اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو ابا، اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے مسئلے تھے۔ حیا، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا؟ اس کا انداز اتنا 2 ٹوک تھا کہ اس نے سر جھکا دیا۔ جی ابا۔ جہان لا تعلق سے بیٹھا چائے کے گھونٹ پر رہا تھا۔ طاہر فرقان کے پورچ کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھی۔ وہ اور جہان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے۔ سلیمان صاحب کا کوئی آفیشل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جہان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ وہ اتنی کبیدہ خاطر و بیزار تھی کہ جہان سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، اوہ سوری۔ وہ ذرا چوکا، پھر جلدی سے تسمے کی کرا لگا کر سیدھا ہوا۔ یہ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی کڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کر کے وجہ بتائی اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں کچھ پرتکلف کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جہان بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا اور پھر خاموشی سے کھانے لگ جاتا۔ ارم، سونیا بھابھی اور داور بھائی کے اس طرف بیٹھی تھی۔ فرخ کی کال تھی، سو ہسپتال میں تھا۔ ارم حیا سے ذرا رکائی سے ملی۔ اس کا کھچا کھچا اور خاموش انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا۔ ستایا کے سامنے اس کا پھول کھل گیا، اس لیے وہ حیا کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا لیے تھی کہ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ داور بھائی اور طاہر فرقان جہان سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی برے صبیر تذکرہ پوچھ رہے تھے اور وہ نہ بتولے جواب دے رہا تھا۔ کبھی ترکی آئے تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے۔ اور بھائی نے سونی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سونیا مسکرائی۔ تائی نے فوراً داور بھائی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہم سب۔ داور بھائی نے جلدی سے تصدیق کی۔ سونیا نے سر جھکا دیا۔ شور جہان نے چانے اچکا دیے، جیسے آپ آئے یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیان میں تھا جب طاہر فرقان نے بہت سرسری انداز میں گویا کہتے ہوئے پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چوک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو جو حیا کی طرح ہی چوکی تھی۔ جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اپنے اتنے عرصے سے اس ماں باپ سبین یا پھپھو یا جان سے نہیں پوچھ سکتے، وہ طاہر فرقان نے بڑے اطمینان سے آرام سے پوچھ لی تھی۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورانٹ کھول لوں گا، چمچر کاٹے سے چاول پلیٹ اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر اڑایا۔ بھائی داور میاں تو مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے، اور صاحبزادے کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ طاہر فرقان چاولوں کے پلیٹ پر رہتا ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حیا کے حلق ہونے والا پھنسنے لگا، اس نے جھکا سر مزید جھکا دیا۔ جہان نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلش بزنس تھا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کام تو خیر تمہارا بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے، میرے اوپر ابھی کافی قرضہ ہے، وہ ذرا ہلکا ہو جائے تو ہی کچھ سوچوں گا۔ حیا نے گردن مزید جھکا لی۔ کیا تھا اگر وہ اپنی لینڈ لیڈی کے قرضے کا ذکر نہ کرتا
कुछ भरम तो रहने देता। ये भी ठीक है, इंसान इस वक्त शादी करे जब वो इस जिम्मेदारी को निभा सके। जिम्मेदारी निभाना भी मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर वालिदैन साथ दे तो ये मुश्किल आसान हो सकती है, मगर यहाँ पाकिस्तान में तो अक्सर शादियों पे वालिदैन नाखुश होते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे इनको पसंद की अहमियत नहीं देते और अपनी मर्जी से करते हुए इनके तय करदा रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो मेरे बच्चे हैं कि जब माँ बाप ने कहा इस पे राजी हो गए, वरना तो उन्होंने माशरे पे एक तबसरा करते हुए ताज्जुब से सर झटका। सोनिया भाभी ने बेचैनी से पहलू बदला। फातिमा की पेशानी पे नागवार सी शिकने उभरी, मगर वो कुछ कह ना सकी थी। आए बड़े दिन के सामने कोई नहीं बोल सकता था। वेल, ये डिपेंडेंट करता है। जहां ने कोल्ड ड्रिंक के गिलास से छोटा सा घूंट लेते हुए कहा, मेरा ख्याल है माँ बाप अगर अपनी मर्जी मुसल्लत ना करें तो चीजें ठीक रहती हैं। सायमा ताई की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। फातिमा के चेहरे पे एक तारीख सा साया लहराया और हया की गर्दन मजीद झुक गई। भरे पंडाल में गोया इसकी बेइज्जती कर दी गई थी। ये भी ठीक है, तैफर खान ने सर हिलाकर तायद की। तुम्हारी वापसी कब है? जवाब मिल गया था, सो बात बदल दी। सोमवार की सुबह की फ्लाइट। हया तो नहीं जा रही ना? वैसे मेरा भाई मेरी तरह बुज़दिल नहीं है, काफी बहादुर है। मेरी बेटी ने भी आकर इसी स्कॉलरशिप का कहा था, मगर मैंने इसकी माँ से कहा कि इसे समझाओ, अकेली लड़की जब दूसरे मुल्क यूं तनहा जाती है तो पूरा खानदान उंगलियां उठाता है। भाई, बच्ची जितनी एहतियात करे। लोग तो बातें बनाते हैं कि को एजुकेशन में पता नहीं कैसे रहती है, वहां अकेले बाहर आना जाना होगा, किससे मिलती है किससे नहीं, फिर कोई ऊंच नीच हो जाए तो माँ बाप तो हो गए ना बदनाम। खैर, वैसे तुर्की तो अच्छा मुसलमान मुल्क है और तुम्हारी फैमिली साथ थी तो हमें अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्री रहती थी। उन्होंने कहते हुए मुस्कुराकर हया को देखा, जो खामोश से प्लेट में धरे चावल कांटे से इधर उधर कर रही थी। वो खा रही थी, किसी ने महसूस नहीं किया। तुमने शादी के कपड़े बनवा लिए? सायमा ताई ने गुफ्तगू की रुख उसकी तरफ मोड़ा। इसने जरा सी नफी में गर्दन हिलाई। अभी देखूंगी इसे इल्म नहीं था कि माँ ने कपड़े बनवाए हैं या नहीं। चलो, तुम रेडीमेड भी ले सकती हो, आसानी हो जाएगी। सारा मसला मेरी रंग का होता है। दुपट्टा शेफून का ना हो, पतला दुपट्टा सर पर ही नहीं टिकता, आस्तीन बारीक ना हो, और फिर जो जोड़ा अच्छा लगता है इसकी आस्तीन नहीं गायब होती। तुम्हारी तो खैर है, तुम सभी कुछ पहन लेती हो, सारी मुसीबत तो मेरी आई रहती है। बार बार दर्जी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बात खत्म करके उन्होंने एक नजर जहान पे डाली। वो टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। बस क्यों कर दी बेटा? और लो ना, खाना ठीक लगा तुम्हें? जी मामी, खाना तो बहुत अच्छा था, बस जरा मिर्च ज्यादा थी। वो पहली दफा कदरे मुस्कुराकर बोला। जहाँ आई की मुस्कान फीकी हुई, वहां सोनिया भाभी ने भी अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका दिया। रात देर तक जागने के बायस वो सुबह दिन चढ़े तक सोती रही और आंख खुली तो मोबाइल की आवाज से। इसने मंदी मंदी सी आंखें खोली और साइड टेबल पे रख अपना पाकिस्तानी मोबाइल उठाकर देखा। वहां प्राइवेट नंबर कॉलिंग जलता बुझता दिखाई दे रहा था। उफ, ये फिर पीछे पड़ गया और इसे पता था कि जब तक उठाएगी नहीं वो कॉल करता रहेगा। हेलो। इसने कोलियों के बल उठते हुए फोन कान से लगाया। वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वही धीमा खूबसूरत गंभीर लहजा इसकी पेशानी पे बल पड़ गए। क्यों फोन किया है आपने? आपकी दोस्त का सुना था, बहुत अफसोस हुआ। आइंदा आपको कभी अफसोस हो या खुशी मुझे फोन मत कीजिएगा। आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? आप अगले बंदे की बात पूरी क्यों नहीं सुनती? मुझे कहने तो दें। जो मुझे कहना है उसे जैसे गुस्सा आया था। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप कौन है, मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसके बेटे हो, ये भी कि आपका मेरे खानदान से क्या इशू है, मगर जो बात भी है इसका मुझसे कोई वास्ता नहीं। आप आइंदा फोन करेंगे तो मैं नहीं उठाऊंगी। खुदाफिज। ने जोर से फोन बटन दबाकर बंद कर दिया और तकिए पे चलती। पता नहीं कौन सा गुनाह था इसका जो शख्स वो शख्स इसके पीछे पड़ गया था और अपने साथ बहुत से मसले इसके पीछे लगा दिए। शाम में फातिमा के बेहद इसरार और फिर नाराज होने की धमकी के बाद वो हया कामदार अनारकली फ्रॉक पहनने पे राजी हुई, जो रंग के फर्क के साथ तमाम लड़कों ने मेहंदी के लिए बनवाए थे। इसका कतन तैयार होने का दिल नहीं चाह रहा था, मगर फातिमा ने उसकी एक नहीं सुनी। जो हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते, फिर लोगों पे खुद पे तमस्कर करने का मौका क्यों दे? फ्रेश होकर आ जाओ, वरना तुम्हारी ताई को कोई ना कोई किस्सा बनाने का मौका मिल जाएगा। लंबा अनारकली फ्रॉक गहरे सब्ज रंग का था और इस पर दबके का सिल्वर काम था। साथ में सोनिया भाभी ने इसको अपना सब्ज और सिल्वर परांदा बांध दिया कि सब लड़कियां परांदा पहननी थी। सिल्वर टीका भी सोनी ने उसी की पेशानी पर सजाया, मगर किसी भी किस्म के सिंगार के लिए वो कतन राजी न थी। आज काजल तो डाल लो। अच्छा। सोनिया इसके साथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी इससे काजल थमना आना चाह रही थी, मगर इसने चीरा पीछे कर लिया और उसी वक्त आया फुरकान के घर में थी। वो सीढ़ियों से नीचे लाउंज में हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल थी। मैं भी और सैरिज की छोटी बहन सना कैमरा लिए इधर उधर भाग रही थी। इसका फ्रॉक सुर्ख कलर का था, सोनिया का अपनी बड़ी का था हल्का गुलाबी। नहीं रहने दे भाभी, इसने बदली से चिरा पीछे टाया। चांदी की गोल टीके ने दुल्हे दुल्हाए चेहरे को सजा दिया। सोनिया तासुब से सर झटक कर गोया इस पर मातम करती सीढ़ियां उतर गई। इसने एक आखिरी निगाह दीवार पर आवेज आईने पे डाली। कामदार सब्ज दुपट्टा कंधे पर डाला और सर दूसरा पल्लू बाजुओं से आगे निकाल लिया।
पलट कर सीढ़ियां उतरने लगी, तभी इसने जहान को देखा। वो सबसे लाताल्लुक सा अपने मोबाइल पर कुछ पढ़ता सामने से चला रहा था। फातिमा इसके लिए 2-3 कुर्ते ले आई थी और इसी वक्त इस ने इनमें से एक सियाह वाला कुर्ता जेबेतन कर रखा था, जिसके गले पे सुनहरी धागे का काम था। आस्तीन कोने तक मोड़े वो कोई मैसेज लिख रहा था। वो सहज सहज कर बारीक कील से सीने उतरने लगी। तकसीम वाला वाकया ऐसे नहीं भूलता था। वो आखिरी सीढ़ी पे थी जब जहान ने सर उठाया। एक लम्हे के लिए रुक कर उसे देखा, फिर उसकी तरफ आया। हया, वो आखिरी सीने पे एक हाथ रेलिंग पे रखी ठहर सी गई। मैंने अपनी सोमवार की फ्लाइट बुक करवाई है। तुम्हारी बुक तो नहीं करवानी ना? तुम वापस नहीं जा रही ना, राइट? लाताल्लुक से अंदाज में वो इस काम की बात पूछ रहा था। इसके गले में आंसू का गोला अटकने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जा रही। अब्बा एक दफा फैसला कर लें तो फिर वो इसे नहीं बदलते। वो आखिरी जीना उतर कर इससे चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। ओके। वो शाने उचकाते हुए पलटने लगा था कि सना इसी पल कैमरा लिए इनके सामने आई। 1 मिनट जहान भाई, यहीं खड़े रहे, मैं आप दोनों की पिक्चर ले लूं? खुशदिली से कहते हुए इसने कैमरा अपने चेहरे के सामने किया। जहान ने जरा चौंक कर साथ खड़ी आया को देखा, तो फिर कदरे नागवारी से वो चंद कदम आगे को आया। सना जो फोकस करी थी, इसने जरा हैरान होकर कैमरा चेहरे से नीचे किया। किसी की पिक्चर बनाने से पहले इससे पूछ लेना चाहिए। लब पीछे जरा दृष्टि से कह के वो आगे बढ़ गया। सना का रंग मान पड़ गया। इसका कैमरे वाला हाथ ढीला होकर पहलू में आ गिरा। इसने पलट कर राहदारी की सिम देखा जहां वो जाता दिखाई दे रहा था। फिर दबे दबे गुस्से से सर झटका। मेरी तौबा, जो कभी इनकी तस्वीर बनाऊं या इनसे बात भी करूं। वो खफगी से बड़बड़ाते हुए आगे चली गई। ने उंगली की नोक से आंख का भीगा गोजा साफ किया और सर को खफीफ सी जुम्बिश देकर आगे बढ़ गई। इसके पास रोने के लिए बहुत से गम थे। मेहंदी का फंक्शन जाहिर चचा के लॉन में ही मुनक्किद किया गया था। लॉन काफी खुला और वसी था। 100 करातों से सिर्फ ऊपर की छत बनाई गई थी, बाकी तरफ खुली रखी गई थी। जहां दीवारों पे लड़कियों की सूरत पत्तियां जगमगा रही थी। स्टेज पर रखे लकड़ी के झूले को गेंदे के फूलों से आरास्ता किया गया था और महविश इस पे किसी मलका की शान से बैठी थी। इसका अनारकली फ्रॉक बाकी लड़कियों के बरक्स 2 रंग का था, सुर्ख और जर्द। इन्हीं 2 रंगों को परंदा आगे कंधे पर डाले अपना सारा दुपट्टे से ढके वो मुस्कुराकर बहुत पुरएतमाद से तरीके से बात करेगी। इस एतमाद में गुरूर की झलक भी थी। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर खूब सारा पैसा अपनी तराश खराश फिर लुटाने के बाद अब बेहद पुरकशिश लग रही थी। पहलू में बैठा इसका मामूजादा अफगान आम सी शक्ल का कैंडियन नेशनल था, मगर सुनने में आया था कि वो ताजा ताजा बेहद अमीर हुआ है। अभी ये कहानी है ने पूरी सुनी नहीं थी। वो बिल्कुल कोने में रखी एक मेज के गिर्द कुर्सी पे बैठी थी। वहां जगह जगह ऐसे ही मेजों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने हुए थे। कोई और वक्त होता तो वो भी अपने सब फ्राक में इधर उधर खुशबाश फिर रही थी, मगर आज वो अंदर से इतनी बेजार और उदास थी कि वहीं बैठी सबको खाली खाली निगाहों से देखी गई। हर तरफ लड़कियां आ जा रही थी। सना अपना कैमरा उठाए माथे पे झूलता टीका संभालती इधर उधर इठलाती तस्वीरें खींचती फिर थी। स्टेज पे साया मताई झुककर महविश को बिंदी लगाकर मिठाई खिला रही थी। रंबी वहीं थी। इसका अनारकली फ्रॉक हल्का फिरोजी था और कभी वो दुपट्टा गर्दन में डालती तो कभी सर पकड़ लेती है। और खवातीन मर्दों का एक ही जगह इंतजाम था और ताए फुरकान भी आसपास ही थे। जाहिद चचा रोशन ख्याल थे तो महविश के मामू का खानदान भी आजाद ख्याल था। सो मेहंदी का फंक्शन मुश्तरका रखा गया था। अलबत्ता इनके खानदान के लड़के और मर्द जरा अलग थलग चंद मेजों पे विराजमान थे, ताकि बराए नाम ही सही मगर पार्टीशन हो जाए। ताए फुरकान और सुलेमान साहब सब वहीं थे। वो इसी तरह बैठी और आगे को डाले खैर दिलचस्पी से सबको देख रही थी। इसने एक सरसरी सी निगाह में गिरदो पेश का जायजा लेकर जहान को ढूंढना चाहता और उसे नजर आ भी गया था दूर मर्दों की तरफ। ताए फुरकान और सुलेमान साहब के साथ कुर्सी पे टांग जमाए आस्तीन आदतन कोनियों तक मुड़े वो खासा लाताल्लुक सा बैठा था। यकीनन वो जी भर कर बोर हो रहा था। वो तलखी से सर झटक कर वापस स्टेज को देखने लगी जहां फातिमा महविश को मिठाई खिला रही थी। साथ ही इसकी जुड़वा बहन सैरिश बैठी मुस्कुराकर कैमरे को देखती तस्वीर बना रही थी। इसका अनारकली फ्रॉक पस्ते रंग का था। दोनों बहनों की शक्ल सूरत समेत से मुख्तलिफ था, मगर बदले बदले मगरूर अंदाज यकसा थे। सना चूंकि छोटी थी या फितरतन मुख्तलिफ थी, सो इसने असर कबूल नहीं किया था। हया इधर बैठी हुई राम अपना फिरोजी कामदार दुपट्टा सर पर ठीक से जमाते हुए इसके साथ कुर्सी पर बैठी। कल की निस्बत इसका रवैया कदर दोस्ताना था। हाँ तुम सुनाओ, थक गई हो? वो भी जवाबन नरमी से बोली। हाँ बस थोड़ी बहुत। अच्छा वो लहजा जरा सरसर से बनाकर बोली। फोन फारे होगा तुम्हारा? मुझे जरा फिजा को कॉल करनी थी, कुछ नोट्स का कहना है। मेरा फोन खराब है आजकल। हया ने गहरी सांस अंदर को खींच कर खारिज की। तो इरम से इसका फोन भी ले लिया गया था। हाँ फोन फारिग है, जब चाहे ले लो, मगर क्रेडिट खत्म है। जब से आई हूँ डलवाया ही नहीं है। दोपहर से जफर को ढूंढ रही थी कि वो मिले तो इसको भेजकर कार्ड मंगवाऊं। इसने ताए फुरकान के
कल वक्ती का नाम लिया। गो ये सच नहीं था और क्रेडिट इसने सुबह ही दिलवाया था, मगर वो इरम को फोन नहीं देना चाहती थी। अच्छा। इरम के चेहरे पे मायूसी वाज़े तौर पे फैली थी। अम्मा का फोन फारिग होगा, ले आऊं? बोलने लगी तो इसकी तवक्का के मुताबिक इरम ने जल्दी से इसका हाथ पकड़कर रोक दिया। रहने दो, बाद में मैं अब्बा से ले लूंगी। मेरा फोन जरा रिपेयरिंग के लिए नहीं गया होता तो। खैर तुम सुनाओ, तुर्की में सब ठीक था? वो बात करो पलट गई। बस वहां की तो अब दुनिया ही बदल गई है। मगर इसे छोड़ो, ये बताओ महविश सैरिश के अंदाज में इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? इसने परांदे को हाथ से पीछे कमर पर डालते हैरत का इजहार कर दिया। आखिर दोनों कजन थी और कभी बहुत अच्छी दोस्ती भी हुआ करती थी। दिमाग खराब हो गया इन दोनों का। इरम सरगोशी में कहते हुए जरा करीब भी से गई। ये जो इरफान साहब है ना, जिनको मैं अपना ड्राइवर भी ना रखूं, उन्होंने कनाडा में किसी रियलिटी टीवी शो में हिस्सा लेकर $1.5 मिलियन जीते हैं और इन सब की जॉन ही बदल गई है। सुना है दोनों हनीमून पे यूरोप के टूर पे जा रहे हैं। इरम के लहजे में ना हंसता ना रेस्ट, बस वो ताई हुई लग रही थी। तभी मैं कहूँ इसने इस तासा सा सर झटका। इरम कुछ देर मजीद बैठी, फिर उठकर चली गई। हया को अगर किसी ने स्टेज की तरफ बुलाया भी तो वो नहीं गई और इसरार भी किसी ने नहीं किया। इसके सदमे से सब वाकिफ थे, मगर इसकी दोस्त के गम में किसी ने अपना काम नहीं छोड़ा था और वो किसी से ऐसी तवक्को कर भी नहीं रही थी। फिर भी दिल पे एक बोझ सा था। कितनी बेइज्जती है दुनिया, कैसे लम्हों में लोग खत्म हो जाते हैं यहाँ और किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। सब काम जारी वसारी थे और एकदम से बिजली गायब हो गई। सारी बत्तियां गुल हो गई। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया। सिर्फ कैमरामैन के कैमरे की फ्लैश लाइट्स की रोशनी रहेगी। फिर मायूसी, गुस्सा भरी मुजम्मल सी आवाजें बुलंद हुई। मोबाइल की टॉर्च ऑन हो गई। किसी ने भागकर बरामदे के यूपीएस की ट्यूबलाइट जलाई तो मध्यम सफेद रोशनी बरामदे में फैल गई। रजा फर्रुख और वगैरह वगैरह को उनकी माओ ने आवाजें दी। जनरेटर ऑटोमेटिक था, फिर क्यों नहीं चला? कोई तो जनरेटर चलाए। हर तरफ उकताहट भरी आवाजें सुनाने जाने लगी। लड़के भागकर बरामदे में आए। फर्रुख ने जल्दी से आगे बढ़कर जनरेटर चलाने की कोशिश की, मगर इसका इंजन मुर्दा पड़ा था। अच्छे भले फंक्शन में बदमजगी सी हो गई थी। हर तरफ बेचैनी और इस तरह बढ़ता जा रहा था। हर मेज पे एक टिमटिमाती मोबाइल की टॉर्च जगमगा रही थी। पता नहीं अब्बा नहीं चल रहा। बाबर भाई ने भी दो चार कोशिश के बाद ये कह दिया, मगर बेसूद। वो हाथ जोड़कर मायूसी से कहते खड़े हो गए। अब्बा और ताया फुरकान भी बरामदे के दोनों के पास आन खड़े हुए थे। है कि टेबल चुके बरामदे से बहुत करीब थी, इसलिए वो गर्दन मोड़कर बैठी सब कुछ देख रही थी। जाओ मैकेनिक को बुला कर लाओ या दूसरे जनरेटर का बंदोबस्त करो जल्दी। ताया फुरकान बेरहमी से डांटते अपने बेटे को दौड़ा रहे थे। कोई इधर भागा तो कोई उधर। हर तरफ एक शर्मिंदगी और बेजारी फैल गई। वो एक कोनी में इस पे टिकाए, थोड़ी हथेली पे रखे, गर्दन तिरछी करके बरामदे को देखी गई, जहां मध्यम से रोशनी में रखा जनरेटर दिखाई दे रहा था। करीब ताया फुरकान और सुलेमान साहब खड़े मुतासिब से आपस में कुछ कह रहे थे। दफन तन वो जरा चौंकी। इसने जान को बरामदे के जीने चढ़ते देखा। ताया फुरकान और अब्बा ने उसे नहीं देखा था। वो आपस में मसरूफ थे। वो खामोशी से आस्तीन ने मजीद पीछे मुड़ते हुए आगे बढ़ा और जनरेटर के सामने एक पंजे और एक घुटने के बल बैठा नीचे लब दांतों से दबाया और वो गर्दन झुकाए जायजा लेने लगा था। फिर सर उठाया और मतलाश निगाहों से इधर उधर देखा। करीब से अफरा तफरी के आलम में सना अंदर जाती दिखाई दी। इसने सना को आवाज दी। वो ठिठक कर रुकी। इसने कुछ कहा तो सना ने जरा अचंभे से सर इस बात में लाया और अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद उसकी वापसी हुई तो छुरी, पेचकस और ऐसी चंद चीजें उसके हाथ में थी जहां के साथ वो सब रख कर फिर खुद वहीं खड़ी हो गई। वो जनरेटर को कवर उतार रहा था, तभी ताया फुरकान की निगाह इस पर पड़ी तो वो चौंके। वो बगैर अपने कुर्ते के परवाह की जमीन पर बैठा जनरेटर में हाथ डालकर कुछ देख रहा था। ताया फुरकान के ताकों में सलमान साहब ने भी इस तरफ देखा। फ्यूल वाल्व में कुछ फंस गया है, अभी साफ हो जाएगा। इसकी मध्यम सी आवाज हया तक पहुंची। सना बहुत हैरत, बहुत मुतासिर इसके साथ खड़ी इसके काम को देख रही थी, जो बिल्कुल किसी माहिर मैकेनिक के अंदाज में बहुत महारत से तारे इधर उधर कर रहा था। चूंकि हर सुन दे रहा था और रोशनी हर सिर्फ बरामदे में थी, सो बरामदे का मंजर सारे मंजर पे छाने लगा। लड़कियां और रिश्तेदार खवातीन मुड़ मुड़ कर उसको दिख रही थी। माहौल पे छाई बेचैनी जरा कम हुई। इसने कवरा पे डाला। इसके हाथों पे कालक लग गई थी। फिर इसने जनरेटर का लीवर खींचा और पीछे को हटा तो साथ ही एक झमाके से सारी बत्तियां रोशन हो गई। इतनी तेज रोशनी हया की आंखें लम्हे भर को चुन दिखाई। इसने बेख्तियार आंखें मीच कर धीरे से खोली। सना खुशी और तशक्कुर से कुछ कहते कहती चीजें उठा रही थी। वो हाथ झड़ते हुए उठ रहा था। सना ने इसके हाथों की तरफ इशारा करके कुछ कहा तो वो इसी संजीदगी से सर हिलाकर अंदर चला गया। सना भागकर उसके पीछे गई। सुलेमान साहब जो कदरे दबा खुद देख रहे थे, जरा संभल कर वापस मुड़े। वो मुतासिर हुए थे और वो इस तासुर को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं। मुस्कुराहट दबाए वापस सीधी होकर बैठ गई। जिस शख्स ने अंधेरों में रोशनियां बखेर दी थी, इससे सभी मुतासिर थे। अलबत्ता वो जानती थी कि अब्बा ने कभी ये तवक्को नहीं की होगी कि जहां जमीन पर बैठकर जनरेटर खुलने लग जाएगा। इसके दिल में एक पाया सा फखर जागा। इसकी और यकीनन सना की भी खुद सख्त सी खफगी अब कहीं नहीं थी। मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट थी।
और इनके जाने के बाद घर वालों के लिए खाने का इंतजाम। जब मेहमान चले गए और सिर्फ वही अपने लोग रह गए तो लॉन में खवातीन खाना लगा दिया गया। जब औरतों का इंतजाम अंदर था, पर्दा जरा और लड़के वगैरह उठकर अंदर चले गए। लॉन खाली खाली सा हो गया। वो पांचों का सब स्टेज पे झूले और साथ रखी कुर्सी पे बैठी। मैं भी थोड़ी देर बैठी, फिर मैं अब आराम करूंगी क्या करना, जाका से अपना फ्रॉक संभाले उठकर अंदर चली गई। जान भाई तो बड़े कमाल के हैं। सना अपनी हील्स उतारकर दुखते पैरों को हाथ से चलाई थी। मैंने तो इनसे कह भी दिया जान भाई मैंने आपको पास कर दिया। पहले तो हैरान हुए फिर हंस पड़े। सच है आप ही, आपके फियांसी हैं बड़े स्मार्ट। अच्छा, वो फीका सा मुस्कुरा दी। इन फियांसी साहब का तो शायद खुद भी अपनी मंगनी का इल्म नहीं। सुलूक देखा इनका हया के साथ। इरम जो कदरे बेजार सी बैठी थी तना कर बोली। और जब फर्रुख भाई मैकेनिक को ला ही रहे थे तो क्या जरूरत थी बड़े मजबूर में इलेक्ट्रिशियन बनने की। लोग भी क्या सोचते होंगे, तुर्की से यही सीख कर आए हैं। सना के तो तलवों पे लगी सर पे बुझी। इरम आपकी बात सुने, समी भाई को इलेक्ट्रिशियन लाने में 5 घंटा तो लग ही जाना था, जबकि जहान भाई ने 6-7 मिनट में सारा मसला हल कर दिया। और इमेज की क्या बात है, लोग तो इम्प्रेस ही हुए होंगे। हाँ, बहुत इम्प्रेस हुए होंगे कि हमारा तुर्किश कजन बावर्ची होने के साथ मैकेनिक भी है। एरम बड़े तमस्कुर से हंस कर उठ गई। सना ने खुद से बड़ी निगाहों से उसे जाते देखा। एरम आप भी ना हर वक्त मिर्ची ही चबाती रहती है। अच्छा जाने दो, इसकी तो आदत है। तो मुझे आज की पिक्चर्स दिखाओ, इसके बाद खाना खाएंगे। इसने कहा तो सना सर हिलाती उठ खड़ी हुई। वो दोनों साथ साथ चलती अंदर आई। लाउंज में सारे मर्द आजाद बैठे थे, जान भी इधर ही था। एक सिंगल सोफे पे बैठा वो और से दावर भाई की बातें सुन रहा था, जो वो अपने मखसूस अंदाज में बावाजे बुलंद कर रहे थे। वो दोनों तेज तेज चलती लाउंज के सिरे से बने दरवाजे तक आई। वो बाहर खड़ी रह गई, जबकि सना ने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका। वो महविश का कमरा था, जिसके अंदर सना का कैमरा रखा था। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में बेड पे लेटी आंखों पर बाजू रखे महविश नजर आ रही थी। सना बेकदम अंदर गई और ड्रेसिंग टेबल से कैमरा उठाया। आहट पे महविश ने बाजू उठाया। क्या है सना, सोने दो ना मुझे, वो तनक कर बोली। सॉरी आप ही, बस जा रही हूँ। सना कैमरा उठाकर जल्दी से बाहर आई, दरवाजा बंद किया। एक तो महविश आप भी ना, वो जरा खफगी से कहती थी, सामने किचन की तरफ बढ़ गई। एक तरफ फिर लाउंज से गुजरकर वो दोनों किचन में आई और हाय जानती के बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इसके बहुत से कजन्स ने निगाहों को जाविया मोड़कर उसे देखा जरूर था। अलबत्ता वो जिसके देखने से फर्क पड़ता था वैसे ही दावर भाई की जाने मुतवज्जा था। वो दोनों अब किचन में काउंटर से टेक लगाए खड़ी सना के हाथ में पकड़े कैमरे की चमकती स्क्रीन पे गुजरती तस्वीर देख रही थी, जिन्हें सना अंगूठे से बटन दबाती आगे करती जा रही थी। तभी धार से दरवाजा खुलकर बंद होने की आवाज आई। इन दोनों ने चौंक कर सर उठाया। दावर भाई, क्या तमाशा है, वो जब खोकर चिल्लाने वाली महविश थी। लम्बे भर को वो दोनों साकित रह गए, फिर एकदम से दौड़कर चौकट तक आई। लाउंज में जैसे सबको साफ सूंघ गया। सब शशदर से महविश को देख रहे थे, जो अपने कमरे के दरवाजे के आगे खड़ी कमर पे हाथ रख के चिल्ला रही थी। कौन सी जगह है तकरीरें करने की, किसी को मेरा एहसास ही नहीं है कि मैंने आराम भी करना है। कल सारा दिन मेरा प्रॉब्लम में गुजरेगा, मगर आपको मेरे सर पे चीख रहे हैं। आपको ऐसा बोलना नहीं आता, हद हो गई। वो पैर पटक कर वापस मुड़ी, अपने पीछे इसी धार से दरवाजा बंद किया। लाउंज में एकदम मौत का सन्नाटा छाया था। सबको झटका लगा के बयान से बाहर था, फिर एकदम से जान उठा। दावर, फर्रुख मुझे घर ड्रॉप कर दोगे या मैं तुम में से किसी की कार ले जाऊं? वो तने हुए नक्कुश के साथ बहुत कतईयत से पूछा था। इसके सवाल पे सुलेमान साहब, ताए फरकान और इनके तीनों बेटे झटके उससे उठे और जवाब सुनने के लिए नहीं रुका। तेजी से बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ गया और सब इसकी मैयत में बाहर निकल गए। जरा परेशान से जाहिद चचा और रजा भी उनके पीछे लग गए। मैं भी शापी, आई कांट बिलीव दिस। सना ने बेहद तहियर से नफी में से लाए, उसकी आंखें डूब गई थी। हाय ने अफसोस से उसे देखा और फिर खाली पड़े लाउंज को। अब्बा लोग बहुत गुस्से में लग रहे थे, मुझे लगता है वो हमें चलने का कहेंगे। इसी पर इसका फोन बजने लगा। इसने मोबाइल सामने किया। अब्बा कॉलिंग। बाहर पहुंचने का बुलावा आ गया था। सॉरी सना, इसने बेबसी से शाने उचकाए, फिर इसका कंधा थपथपाया। कल शादी के फंक्शन तक सबका गुस्सा उतर चुका होगा, फिक्र न करना। अच्छा कहकर वो तेजी से बाहर लपकी। सब सोने जा चुके थे और वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी परांदे को लट पलट कर देख रही थी। सोनिया ने काफी सख्त बांधा था, गिरा खुल के नहीं देती। बुला आखिर परांदा छोड़कर इसने पिछानी पे झूलते टीके को खींचने के लिए छुआई तक दरवाजे पे दस्तक हुई। इसने टीका छोड़ा और फिर ऐसे दरवाजे को देखती उस तक आई। अम्मा अब्बा तो सोने चले गए थे। फिर इसने दरवाजा खोला, सामने जहान खड़ा था। सॉरी, तुम सो तो नहीं गई थी? वो कदरे झिझक कर बोला। स्याह ट्राउजर के ऊपर आधी आस्तीन वाली सफेद टी शर्ट पहने वो वही तुर्क वाला जहां लग रहा था। नहीं, तुम बताओ खैरियत? हाँ, अभी मैं लाउंज में बैठा था तो फरकान मामू की बेटी आई थी, इरम। इसने जरा हैरत से सवालिया ब्रोट हुई। हाँ वही, तुम्हारा फोन और पर्स मेज पे रखा था। इसने फोन उठाकर मुझसे कहा कि इसे कॉल करनी है, अभी 5 मिनट में फोन ला देगी। मगर अब इसने कलाई पे बंदी कड़ी दिखी। अब 20 मिनट होने को आए हैं मगर वो वापस आई।
میں نے سوچا تمہیں بتاؤں. اوف, تم نے اسے میرا فون کیوں لے جانے دیا؟ جواباً جہان نے بیچار کسی شانے اچکائے. اس نے مجھ سے اجازت نہیں مانگی تھی اور میں اسے کیسے روک سکتا. مجھے تو فرقان ماموں کی فیملی سے ویسے بھی بہت ڈر لگتا ہے. کیوں وجہ کہ وہ سرخ مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. وہ گہری سانس لے کر بولا تو وہ بے اختیار ہنس دی, اور یہ ترکی سے آنے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ یوں پورے دل سے ہنسی تھی. سرخ مرچ کا استعمال ہمیں بھی آتا ہے, تم ادھر ٹھہرو, میں ذرا ارم سے فون لے آؤں. اور آج تو ویسے ہی ارم کی طرف اس کے بہت سے حساب اکٹھے ہو گئے تھے. اچھا, میں انتظار کرتا ہوں, مسکرا کر کہتا ہوا صوفے بیٹھ گیا اور وہ باہر چلی آئی. تایا فرقان کے لاؤنج میں سبھی موجود تھے سوائے ارم اور سونیا کے. تایا ابا بہت پرملال انداز سے نفی میں ساری لاتے کچھ کہہ رہے تھے. شاید آج والے واقعے کا تذکرہ جب حیا کو آتے دیکھا. آؤ بیٹا. انہوں نے مسکرا کر اپنے ساتھ صوفے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا, پھر سونیا کو آواز دی. سونیا, حیا کی چائے بھی لے آنا. جی اچھا ابا. سونی نے جواباً کچن سے آواز لگائی. نہیں تایا ابا, میں چائے نہیں پیوں گی, میں بس اب سونے جا رہی تھی. وہ بے تکلف سے کہتا ہے ابا کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی. ان کی گھریلو سیاستیں اور وقتی تندوتی کی باتیں ایک طرف, طائف فرقان اس سے پیار سے بھی بات کرتے تھے, اور آج میں اس کی بدتمیزی پہ جہاں وہ دکھی تھے وہاں انہیں حیا کی قدر بھی آئی تھی. ابا سو گئے تمہارے؟ جی کب کے, میں بس ذرا ارم سے فون لینے آئی تھی. فون کیوں؟ تایا ابا بری طرح چونکے. سائمہ تائی بھی چٹک کے اسے دیکھنے لگی. ارم کو کوئی کال کرنی تھی تو وہ میرا فون لے کر گئی تھی, مگر ابھی مجھے اپنی فرینڈ کو میسج کرنا ہے, سوچا فون لے لوں. وہ بہت سادگی سے کہی. تایا کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا, نرمی کی جگہ سختی نے لگی. ارم, ارم, انہوں نے بلند آواز میں پکارا. جی ابا. وہ دوپٹہ سنبھالتی بھاگتی آئی, مگر حیا کو بیٹھے دیکھ کے اس کا رنگ ایک دم پھک ہوا. حیا کا فون اسے واپس تو تایا نے کڑی نگاہوں سے گھورتے بڑے ضبط سے کہا. جی وہ میں فضا کو میسج کرنا تھا تو وہ ہکلا گئی. تایا نے شعلہ وار نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ رکی نہیں, الٹے قدم واپس مڑی اور چند لمحوں بعد فون لا کر حیا کو تمہارے ساتھ یہ کی رات اس نگاہ اس پر ڈالی گویا کچا چبانا چاہتی ہو. وہ جواباً سادگی سے مسکرا دی. تھینک یو, میں چلتی ہوں, آپ لوگ چائے انجوائے کریں. وہ فون لے کر وہاں سے اٹھائی. وہ جانتی تھی کہ اب چائے انہوں نے خاک انجوائے کرنی ہے. واپس لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے موبائل کا لاک چیک کیا. میسج اور کال لاگ بالکل کلیئر تھے, سارا کال ریکارڈ غائب. ارم کی بچی. اسے ارم میں بے طرح سے غصہ آیا. کال ریکارڈز میں موجود تمام نمبر اس کے پاس محفوظ ہی تھے. البتہ جب وہ ترک فون ریسٹورینٹ چھوڑ آئی تھی قدا میں جانے سے قبل, تو اس کے اسی پاکستانی موبائل پہ عبدالرحمان پاشا کا فون آیا تھا. اس نے اس کا نمبر محفوظ نہیں کیا تھا, وہ بس کال لاگ میں پڑا رہ گیا تھا. اب وہ مٹ گیا تھا. چلو خیر, اس نے کون سا کبھی اے آر پی کو کال کرنی تھی. جان صوفے پہ اسی طرح بیٹھا تھا. اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا. کیسا ملا؟ مرچوں کے استعمال سے. اس کی نگاہیں حیا کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تھی. نہیں, جہاں شکر کے استعمال سے بات بن جائے ہم وہاں مرچیں ضائع نہیں کرتے. ایسے پاکستان کے لوگ دل کے بہت اچھے ہیں. ایک کزن بغیر پوچھے فون اٹھا لیتی ہے, ایک بہت عزت سے بغیر کھانا کھلائے گھر سے نکال لیتی ہے, اور ایک کھانا بھی نہیں پوچھتی. او خدا ہے, اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا. تم نے کھانا نہیں کھایا؟ ہاں کھاتا. کہاں کھاتا؟ وہاں تو ابھی لگا ہی نہیں, اور یہاں گھر کی دونوں خواتین نے پوچھا نہیں. وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کچن کی طرف آئی اور فریج کھولا. آج وہاں کھانا تھا تو کچھ بنایا ہی نہیں. ہمارے یہاں رات کا سالن اگلے دن کوئی نہیں کھاتا. ٹھہرو, میں انڈے بنا لیتی ہوں. اسے یاد آیا کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا, مگر اسے اتنی بھوک نہیں تھی. انڈوں کا کھانا کھولا تو انڈے دو ہی رکھے تھے. اسے بے پناہ شرمندگی ہوئی. ان دو انڈوں میں سے کچھ بھی نہیں بنے گا, اس نے خفت سے کہتے فریج کا دروازہ بند کیا. جہان نے جیسے اس پر افسوس کرتے سر نفے ملایا. تمہیں شاید بھول گیا ہو کہ تم استنبول کے بہترین شیف سے بات کر رہی ہو. آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کرسی پہ, میں خود بنا لوں گا سب کچھ. اس نے اپنا سلور اسمارٹ فون میں اس پہ رکھا اور پھر آگے بڑھ کر فریج, فریزر, کیبنٹ, ہر چیز کھول کر اللہ بلا باہر نکالنے لگا. فروزن کیما, پاستا کا پیکٹ, جبے مٹر کا لفافہ, ساسز, سبزیوں کے خانے سے چند سبزیاں, چند چلنی اور تمام چیزیں کاؤنٹر پہ جمع کرتا جا رہا تھا. تم اس وقت پاستا بناؤ گے؟ وہ متعجب سی کرسی پہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی. وہ ابھی تک اپنی سب فراک پراندے اور ٹیکے سمیت بیٹھی تھی, اور اسے کپڑے تبدیل کرنا بالکل بھول گیا تھا. ہاں, اور مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنا مت, میں بہت برا ماناتا ہوں. مسکراتے ہوئے سبزیاں دھو رہا تھا. اور تمہارا بخار کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوڑا. کل کی نسبت کا دل ٹھنڈا تھا. ویسے مجھے حیرت زاہد مامورن کے بیٹے پہ اس لڑکی نے اتنی بدتمیزی کی, انہوں نے سے کچھ بھی نہیں کہا. وہ واقعتاً حیرت سے کہتا سبزیاں کٹنگ بورڈ پہ رکھ کر کٹ کاٹ رہا تھا. اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے. اس کی ایک دن کے بعد رخصت ہے, شاید وہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے ہوں. اس نے شانے اٹکائے, مگر اس نے بہت مس بہیو کیا. وہ افسوس سے کہتا پانی ابلنے کے لیے رکھ رہا تھا. دوسری جانب اس نے فرینک پین میں ذرا سا تیل گرم ہونے رکھ دیا. اصل میں اس کے فیانسی نے کسی کینیڈین ریئلٹی شو میں $1.5 ملین جیتے ہیں. اس پہ اس کا دماغ ساتویں آسمان پہ, اور وہ زمین پہ بغیر آسمان کے گھوم رہی ہے. وہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی بتا رہی تھی. چند لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو چھری پیچ کر اور ایسی ایسی چیزیں اس کے ہاتھ میں تھی. جان کے ساتھ وہ سب کچھ رکھ کر پھر وہیں کڑی ہو گئی.
अब उसे वो वाला जहान याद आ रहा था जो कुछ देर पहले उन तमाम औजार से जेंटिटी कर रहा था, और एक ये वक्त था कि जब वो इतना अच्छा कुक लग रहा था। उसका दिमाग सातवें आसमान पे है। वो टेक लगाए टांग पे टांग रख के बैठी उसे ये सारी बातें बता रही थी और उसको बगौर देख भी रही थी। कैनेडियन शो में $1.5 मिलियन, बहुत अच्छी कवर स्टोरी है। इसने जरा सा हंसकर झटका सर को। साथ ही वो फ्राइंग पैन में फ्राई होती सब्जियों को बजाय कपकीर से हिलाने के फ्राइंग पैन के हैंडल पकड़े दाएं बाएं तो कभी ऊपर से नीचे हिला रहा था। सब्जियां चंद इंच ऊपर कोड़ती और फिर वापस पैन पर आ गिरती। क्या मतलब? इसने नासमझी से उसे देखा। अगर किसी पाकिस्तानी ने कैनेडियन शो में इतनी खती रकम जीती होती तो मीडिया पे हर जगह आ चुका होता। मुझे तो वो लड़का शक्ल से ही क्रिमिनल लग रहा था। ताजा ताजा आई ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कवर बनाया है और क्या। अच्छा, उसे ताज्जुब हुआ। उसे नहज पे तो इसने सोचा ही नहीं था। अलबत्ता क्रिमिनल से कुछ याद आया था। जहां तुम्हारे रेस्टोरेंट पे जो हमला होता है इसका कुछ पता चला? नहीं। वो गर्दन तिरछी किए सॉस की बोतल पैन में उंडेल रहा था। हालांकि मेरी इस्तांबुल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कभी इम्कान है कि किसी और के धोखे में इन लोगों ने मेरा रेस्टोरेंट उलट दिया। एक दुश्मनी तो खैर अब इसकी बन चुकी थी, मगर वो तो खुद से भी वाकिफ नहीं था। तुम तो कहते हो कि इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है। खैर अब इतने भी बुरे हालात नहीं है, और डार्क साइड तो हर बड़े शहर की होती है। वो चूल्हे के सामने खड़ा इसकी तरफ पुश किए पैन में कीमा भून रहा था। कीमे और शिमला मिर्च की भीनी भीनी अंगेज सी महक सारे में फैलने लगी। इसकी गुमगुश्ता भूख एक दम से जाग उठी। तो मैं पाकिस्तान आकर कैसा लगा जहान? वो थोड़ी तले मुट्ठी रखी उसे देखती सादगी से पूछने की। यहाँ आने के बाद इनकी पहली बार आप तक गुफ्तगू थी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मगर फुरकान मामू की बातें मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे रिश्तेदार इतनी तीखी बातें भी कर लेते होंगे। इसने जैसे झुरझुरी लेकर सर झटका। आज वो सारा दिन ताइफ खान की कंपनी में रहा था तो ये रद्द अमल पे था। वो इतने तीखे नहीं है और बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। बस उनके अपने नजरियात हैं जो इतने सख्त हैं कि अगर कोई इन पर पूरा ना उतरे तो वो इसकी ग्रेडिंग बहुत नीचे कर देते हैं। वो अच्छा है, वो अब एबली पास्ता के पतीले में कीमा और सॉस उड़ेल रहा था। फिर उनको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसने इसे दम पे रख दिया और सिंक की चोटी खोलकर हाथ धोने लगा। वो समझी अब वो इसके पास आकर बैठेगा, मगर वो हाथ धोकर अब सारा फैलावा समेटने लगा। झूठे बर्तन, सब्जियों के छिलके, खाकी खाली शॉपर। वो जल्दी से उठी। मैं कर देती हूँ, प्लीज तुम बैठी रहो। जितनी फोड़ तुम हो मैं जानता हूँ। अगर तुमने मेरी मदद करवाई तो 2 घंटे लग जाएंगे, जबकि मैं अकेला करूँ तो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, खुद ही करो। वो कदरे खफगी से कहती दोबारा बैठ गई, और वाकई इसने 2-3 मिनट में हर चीज अपनी जगह पर रख दी। चंद एक बर्तन जो पकाने के दौरान मैले हुए थे वो धुलकर स्टैंड में लग गए और स्लैब चमक गए। और वो बंदा कमाल का था। तुम कब से रेस्टोरेंट चला रहे हो? अब तो बहुत अरसा हो गया। अच्छा मैं बर्तन लगाता हूँ, तुम सुलेमान मामू को बुला लाओ, उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। अरे हाँ। वो माथे पे हाथ मारती थी, फिर निगाह इसकी सिल्वर स्मार्टफोन पे पड़ी जो मैं इस पे रखा था। तुम्हें पता है डीजी को तुम्हारा फोन बहुत पसंद आया था। वो हमेशा कहती थी कि जान से कहना जब ये अपना 1-2 लाख का फोन फेंकना हो तो सबान जी के बाहर ही फेंके। वो उदासी से मुस्कुरा कर बोली तो वो हंस दिया। वैसे ये उसके लगाए गए तखमीने से कहीं ज्यादा महंगा है। अच्छा। उसे जरा हैरत हुई। इतना कीमती फोन क्यों खरीदा तुमने? खरीदा नहीं, गिफ्ट मिला था, स्पेशल गिफ्ट। वो मुस्कुरा कर जैसे कुछ याद करके बोला। किसने दिया था? समवन स्पेशल। अच्छा जाओ, अभी मामू को बुला लाओ। उठाल गया तो उषा ने उचकाती वहां से चली आई। अब्बा का दरवाजा बजाकर वहीं से बुलाकर वो वापस लाउंज में आई तो वहां मेज पर प्लेट और ग्लास रख रहा था। वो बड़े सोफे पे बैठी और रिमोट उठाकर टीवी चला दिया। जिस वक्त अब्बा जरा हैरान से बाहर आए, जहान पास्ता की डिश उठाए किचन से निकला था और वो मजे से अपने काम में कामदार जोड़े में टांग पे टांग रखे बैठी चारा बदल रही थी। अब्बा इनको देखकर जल्दी से उठी और जान की हाथ से टली। सॉरी मामू, हमने आपको उठा दिया, आपने खाना नहीं खाया था सो इस दिन की तरफ प्लेट बढ़ाई। थैंक यू। अब्बा ने कदरे ना समझी से खाने को देखा और फिर आया को, ये तुमने बनाया है? नहीं, जहान ने। वो मुस्कुराहट दबा गई। वैसे मामू ये इटालियन रेसिपी नहीं है, जरा सी देसी स्टाइल में बनाया जैसे मम्मी बनाती है। आपको पास्ता में कीमा पसंद है ना? अम्मी ने बताया था मुझे। सुलेमान साहब चौंक कर उसे देखने लगे। इसको दिल तोड़ने का फन आता था तो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़कर उन्होंने जीतने का भी फन आता था। वो अपनी जगह बैठी रह गई। इसे अब एहसास होता कि वो रफ और टफ सा बंदा तो भूखा भी सो जाता, मगर रात के 1 बजे अगर इसने एहतमाम किया था उसे सिर्फ और सिर्फ अब्बा के लिए, क्योंकि इसे याद था कि अब्बा ने खाना नहीं खाया और उसे शदीद एहसास हो गया था कि वो इससे जरा जरा सा खिंचे रहते हैं। और हया को खुद अब याद आया था कीमा वाला पास्ता अब्बा का पसंदीदा था। वो जानती थी कि इस अमल से जहान ने अपने और अब्बा के दरमियान हायल बर्फ को पिघलाने की कोशिश की थी।
पास्ता बहुत मजे का था, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। सुलेमान साहब ने तारीफ नहीं की, मगर इनके चेहरे से जाहिर था कि इन्हें अपना यूं ख्याल किया जाना अच्छा लगा था। वो खुद भी बहुत शौक से खा रही थी। डीजे के बाद ये पहला खाना था जो इसने दिल से खाया था। ये हमें दो लड़कियों का अखबार। टीवी स्क्रीन पे बीबीसी चल रही थी और जो खबर न्यूज कास्टर ने पढ़ी, इस पे इन तीनों ने चक्कर सर उठाया। कोनिया तुर्की का शहर था, जलालुद्दीन रूमी का शहर। जहान ने बिजली की तेजी से रिमोट उठाया और चैनल बदल लिया। क्या कहा इसने? कोनिया? अब्बा जो हाथ रोककर स्क्रीन को देखने लगे थे, चना तदबीर होने पर उलझ कर जहान को देखा। वो सादगी से मुस्कुरा दिया। नहीं, कोनिया नहीं, इसने कहा था कीनिया। और लेना। वो रिमोट एक तरफ रखकर उन्हें फिर से सर्व करने लग गया। अब्बा ने जरा तब से सर लाया, गोया वो अपनी समात के धोखा देने पर उलझे थे। हाय रे, जहान को देखा और जहान ने उसे। फिर दोनों जहरीला मुस्कुरा दिए। अभी वो अब्बा के सामने तुर्की का मेज सबोताश होता दिखने का मुतहम्मिल नहीं थे। बारात के लिए वो मैरिज हॉल की जानिब रवाना थे। अब्बा ड्राइव कर रहे थे और आज वो चुप नहीं थे, बल्कि फ्रंट सीट पर बैठे जान को सड़क के तरफ में गुजरती जगहों के बारे में मुख्तसर फिक्रों में आगाही दे रहे थे, और वो भी जवाबन कोई मुख्तसर सा जवाब देता। वो आज भी इतना ही कम को था जितना दो रोज कबल, मगर वो बर्फ की दीवार पिघल गई थी। वो पिछली सीट पर बैठी लाताल्लुक सी बाहर देख रही थी। इसे लीजिए के बगैर यूं इन खुशी की तकारीब में शिरकत करना सख्त बुरा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर एहसास है जुर्म का शिकार थी। अभी से पिछड़े दिन ही कितने हुए थे, मगर मजबूरी थी, जाना तो था। वो आज भी खास तैयार नहीं हुई थी। काजल और नेचुरल लिपस्टिक के अलावा कोई मेकअप नहीं किया, बाल यूं ही खुले छोड़ दिए, ज्वेलरी भी नहीं पहनी, जरूरत भी नहीं थी इसकी। लंबी टखनों से बालिश भर ऊंची कमीज के गले पे काफी काम था। वो शिफॉन की कमीज थी और इसका रंग आलू बुखारे के छिलके का था। कमीज का गला गर्दन तक बंद था और गर्दन से लेकर दो बालिश तक सियाह आलू बुखारे के रंग के छोटे बड़े हर साइज के डायमंडाइज नग लगे थे। उनकी झिलमिलाहट बहुत खूबसूरत थी। नीचे हम रंग सिल्क का पजामा था और आस्तीन ने कलाई तक आती चूड़ीदार थी, लेकिन आज भी इसे कल की तरह अपने लिबास की खूबसूरती से कतई दिलचस्पी न थी। मैरिज हॉल के बाहर रात अभी अभी उतरी थी। दरवाजे पर खासा रश था। सजी सवरी जेवरात, कीमती मलबूसात और खुशबू में रची बसी लड़कियां और खवातीन गाड़ियों से निकलकर अपने बाल और मेकअप ठीक करती दरवाजे की जाने बढ़ी थी। रजा और जाहिद चचा वहीं खड़े खुश इखलाकी से मुस्कुराते मेहमानों को वेलकम कर रहे थे। इसे पता था कि महविश की कल वाली बात को आज बुलाकर सब शादी में शिरकत करेंगे, और वाकई ये हो रहा था। कार रुकने पर इसने दरवाजा खोला और बारीक हील बाहर पथरीली जमीन पे रखी। बेख्तियार से टूटी हुई सुर्ख हील याद आई। सर झटक कर वो बाहर निकली और पर्स संभालते हुए दरवाजा बंद किया। अब्बा जहान और अम्मा एक साथ मैरिज हॉल के दाखिली दरवाजे की जाने पड़ रहे थे, और वो भी वही चली जाती अगर जो इसके पांव पे वो पत्थर आके ना लगता। आउच! उसने कराकर पैर हटाया और बजरी का छोटा सा टुकड़ा था वो। इसने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। वो मुखालिफ सिम से आया था, जहां पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी। किसी ने बहुत ताक कर उसे मारा था। इन गुजरे 3-4 मामले से इतना अंदाजा तो हो गया था कि इसके साथ इत्तेफाक नहीं होते। इसने मतलाशी निगाहों से सिम देखा और फिर टैक्सी की पार्किंग के पीछे से केवला सा निकला और उसकी जाने बढ़ने लगा। चंद लम्हे तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सकी। रात की तारीकी में पार्किंग एरिया को ऊंचे पोल्स की जर्द बत्तियों ने मध्यम सी रोशनी बख्श रखी थी। इसी रोशनी में वो साफ दिखाई दे रहा था, या दे रही थी, भड़कता हुआ नीला जरदार दुपट्टा हम रंग जोड़े के ऊपर पहने। वो दुपट्टे का पल्लू चेहरे पे जरा सा डाले, इसे दांतों से यूं पकड़े हुए था कि दूर से इस पे किसी औरत का गुमान होता था। चेहरे को सफेद पेंट किए, गहरी आई मेकअप, सुर्ख चोंच से लिपस्टिक और सुनहरे बालों की विग लगाए वो इसकी तरफ चलता रहा था। वो इसे एक नजर में पहचान गई थी। पिंकी! इसने हिरासा निगाहों से गर्दन मोड़कर वहां दूर हॉल की तरफ देखा। अब्बा की इसकी जानिब पिछती वो वापस मुड़ी, तब तक वो करीब आ चुका था। कैसी हो बाजी? वो मुस्कुराया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सरासमीगी से उसे देखते हुए पर्स पर गिरफ्त मजबूत कर ली। गोया जरा भी वो आगे बढ़ा तो वो भाग उठी। आपसे मिलने आई थी जी, पिंकी कहते हैं मुझे। याद है जी, मुस्कुरा कर बोला। अच्छी तरह याद है, और भूली तो तुम्हारी माँ और बहन भी नहीं होंगी। अब हटो मेरे रास्ते से। गुस्सा क्यों कर रही हो जी? मैं तो आपको कुछ बताने आई थी। माय फुट! मसला क्या है आपको मेजर अहमद? वो पैर पटक कर बोली। इतने बावकार और देवर फाइज होकर कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? लो जी, मैं तो डॉली का पैगाम देने आई थी। मगर कैसा पैगाम? वो सिरुकाई से बोली। डॉली की हालत उम्मीद बख्श नहीं। पता नहीं कितने दिन जी पाए। क्या हुआ? वो जरा चौंकी। कुछ चलकर देख लीजिए। आइए मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो बिदक कर 2 कदम पीछे हटी। एक दफा तो इससे मिल रहे हैं, इसने कुछ बताना है आपको? मुझे कुछ नहीं जानना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे एआरपी की माँ से मिल गई थी। तलखी से कहते हुए इसने फिर से पलट कर देखा। बारात के मेहमान अंदर की जाने बढ़ रहे थे। कोई इसकी तरफ मुतवज्जह न था। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो इसकी
माँ को भी ना पता हो क्या? वो चौंकी, फिर बगौर पिंकी को देखा। इसके ऊंचे कद के सिवा कोई चीज इस रोज जिना सफर की शॉप में मिलने वाले इसे स्मार्ट ग्लासेस वाले जो नौजवान का पता नहीं देती थी। पिंकी का तो चेहरा भी जला हुआ नहीं लगता था, मगर नहीं, इसका तो चेहरा स्लेट की तरह चपटा था। ऐसी झिल्ली जिसने सब नक्श छुपा दिया। खुदाया, कैसे ही लोग अपने चेहरे बदल लेते थे, मगर आंखें, वो चौकी आंखें वही थी, वही ग्लासेस के पीछे से चिलकती आंखें। अब आई शेड की चमकीली तह के बावजूद वो इन्हें पहचान गई थी। इस बात का जवाब तो बस डॉली के पास ही है जी, और इसने मुझे यही आपको बताने को कहा है। सहेली की दोस्ती निभा रही हूँ मैं तो जी, वरना मेरी जूती को भी शौक नहीं आप जैसी बदजुबान खातून के मुंह लगने का। चिढ़कर कहते हुए इसने दुपट्टे के अंदर छुपे हाथ बाहर निकाले। इसमें एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था। ये डॉली ने भेजा है, इसे इसी तरीके से खोलिएगा जो इस पर लिखा है, मगर जब तक आप इसे खोल पाएंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे। हया ने इसके बड़े हुए हाथों में पकड़े इस डब्बे को देखा। इसकी कलाई पे वही कांटे का सुर्ख बुरा सा निशान था। ये क्या है? इसने चंपे से सर उठाकर पिंकी को देखा। वो कहाँ खड़ी है? इसे लम्हे भर को भूल गया था। ये एक पहली से खुलेगा, मगर ये पहली सिर्फ आप ही बूझ सकती हैं और आप बूझ ही लेंगी। ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मौजूद चीज निकलने के लिए इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे तोड़ दिया तो वो चीज आपके काम की नहीं रहेगी। पिंकी ने मुस्कुराकर कहते हुए डब्बा उसके मजीद सामने किया। इसे ना चाहते हुए भी इसे थाम लिया। अच्छा बाजी जी, रब रखा। वो खुद ही ख्वाजा सराव वाले लहजा बनाकर सलाम झाड़कर दुपट्टा मुंह पे डाले पलट गया। इसने जल्दी से डब्बा पर्स में रखा और पेशानी पे नमोदार हुए पसीने के कतरे टिश्यू से थपथपाती खुद को कंपोज करती हॉल की जाने बढ़ गई। बारात का फंक्शन वैसा ही था जैसे किसी भी शानदार शादी का होना चाहिए। बकाए नूर बना हॉल, बेहतरीन सजावट, दुल्हन का कीमती डिजाइनर सूट और ज्वेलरी, महविश की, नैनाली कजन्स की, ग्रुप डांसेस और पुस्तक लुफ्त अंगेज खुशबू जो अभी खुला नहीं था। आज भी मर्द और खवातीन इकट्ठे थे, मगर यूं के आधे बार हॉल में मर्द और बाकी आधे की मेजों पे खवातीन विराजमान थी ताकि एक हद तक अलग किया। इनकी फैमिली की किसी भी लड़की ने रक्स में हिस्सा नहीं लिया, मगर महविश की कजन्स हर तरफ छाई रही। वो आज भी एक अलग थलग कोने में वाली मेज पे बैठी रही। इसका दिल स्टेज पे जाकर मूवी बनवाने को कतई नहीं चाह रहा था। इस शरीफों के मुजरे ने ऐसा हसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बख्शा था कि वो किसी भी दूसरे के कैमरे या मोबाइल में तस्वीर खिंचवाने से एहतियात बरत रही थी। ये मूवीज और तस्वीर कहाँ कहाँ नहीं घूमती होंगी। इसने झुरझुर लेकर सर झटका। इतने बड़े हॉल में कोई भी इसकी जानिब मुतवज्जो न था। वैसे भी इस मेज पे अकेली बैठी थी। इसने चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर मेज पे रखे पर्स से वो डब्बा निकाला और फानूस की चकाचौंध रोशनी में लट पलट कर देखने लगी। वो एक हाथ जितना लंबा और 5 इंच मोटा मुस्ततील डब्बा था। डब्बा ना बहुत भारी था ना बहुत हल्का। वो गहरी भूरी लकड़ी का बना था और इसके ढक्कन के अलग होने की जगह पे 6 खाने पड़े थे जिसके अंदर ए लिखा नजर आ रहा था। इसने एक ए पे उंगली रख के नीचे को रगड़ा तो नीचे चला गया और बी सामने आ गया। वो इसे नीचे करती गई। इन 6 खानों में पूरी अंग्रेजी के हरूफ तहजी लिखी थे, जैसे अमूमन ब्रीफ केसेस पे 3 ऐसी स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो 3 जीरो पे खुल जाती हैं। वैसे ही इस बॉक्स को खोलने के लिए कोई 6 हुर्फी लफ्ज सामने लाना था। पिंकी ने कहा था इसे खोलने का तरीका इस डब्बे पे लिखा है। इस डब्बे को इसने अलट पलट देखा और लहज भर को टटकी। इसे ढक्कन के ऊपरी सतह पे कुछ खुदा हुआ नजर आया। वो चेहरा डब्बे पे झुकाए आंखें चुकड़ के पढ़ने लगी। वो बहुत बारीक अंग्रेजी में लिखा एक फिक्रा था, इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटी ट्वाइस। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफा नहीं उतर सकता। इसने उलझन भरे अंदाज में वो फिक्रा दोहराया, इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटी ट्वाइस। क्या यही वो पहली थी जिसका जिक्र पिंकी ने किया था? मगर ये पहली तो नहीं लगती थी। इसमें कोई सवाल नहीं था, बस एक सादा सा फिक्रा था। अस्सलाम वालेकुम भैया। आवाज पे इसने करंट खाकर गर्दन उठाई, साथ ही गोद में रखे डब्बे में दुपट्टा डाला। सामने शैला खड़ी थी, सयाबाई के ऊपर गहरे सब्ज स्कार्फ का नकाब उंगलियों से थामे अपने असली नरम अंदाज में मुस्कुराते हुए वालेकुम सलाम शैला भाभी, कैसे आप आए? बैठे? वो जरा संभल कर उठी और जल्दी से डब्बा पर्स में डालकर उनसे गले मिली। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मुझे नहीं था कि तुम आई हुई हो, वो रसान से कहती हुई कुर्सी बैठ गई। फिर अभी फातिमा पोपा ने तुम्हारी फ्रेंड का बताया। रियली सॉरी फॉर हर। नीचे के जिक्र पे इसके सीने में एक हुक सी उठी। वो फिर से अफसरदा हो गई। पता नहीं शैला भाभी भी अल्लाह ताला की क्या मर्जी है। मेरी एक ही दोस्ती तुर्की में और वो मेरी तमाम दोस्तों से बढ़कर हो गई थी। बहुत दुआ की मैंने इसके लिए, मगर कोई दुआ नहीं कबूल हुई। ना चाहते हुए भी शिकवा लबों पे आ गया। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, हम सब है ना तुम्हारे साथ। शैले ने इसका हाथ नरमी दबाया। सबीना आंटी का बेटा भी आया है? जी वो इधर है। इसने निगाहों का जाविया मोड़ा तो शैला ने ताकुब में देखा। स्टेज के करीब वो सलेमान साहब के साथ खड़ा था।
सियाह डिनर सूट में मलबूस उसकी मकनातीसी शख्सियत बहुत शानदार लग रही थी। सुलेमान साहब इसके शाने पे हाथ रख के किसी से तारुफ करवा रहे थे और धीमे अंदाज में मुस्कुरा रहा था। आज वो इसके साथ इतने मुतमईन और मसरूर लग रहे थे, गोया रोहेल वापिस आ गया हो। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक्स फोला में भर को जिटकी शैला भाभी। एक बात कहूँ, आपकी सास ने आपकी इतनी खूबसूरत बनी बनाई थी और आज भी आप इन्हीं में से कोई एक सूट पहन कर आई होंगी। इस तरफ तो औरतें ही हैं, आपका आप आया, मेरा मतलब है आपके कपड़े तो नजर नहीं आ रहे। वो रुक रुक कर हिचकिचाते हुए बोली। दावा भाई की मेहंदी पे इसने बहुत खनकदार लहजे में शैला को नकाब उतारने को कहा था, मगर आज उसकी आवाज से खनक मफकूद थी। जवाबन शैला भाभी बहुत थकन से मुस्कुराई थी। क्या फर्क पड़ता है यार, इतने मर्दों को अपने कपड़े दिखाकर मुझे क्या मिल जाएगा। तो नकाब ही उतार दें, इसका लहजा बहुत कमजोर था। इसने नकाब ढीला भी नहीं किया। हया ने फिर नहीं कहा, इससे कहा ही नहीं गया। वो तो खुद दिल से नहीं चाहती कि शैला नकाब उतार दे, वो तो बस इसका जवाब सुनना चाहती थी। इसे शरीफों के मुजरे का वो मंजर अच्छी तरह से याद था, जब सुनहरी और चांदी की महवे रक्स परियों की पीछे कुर्सी पे तिरछी होकर बैठी किसी आंटी से बात करती शैला नजर आ रही थी, मगर आज वो इतनी पसमुर्दगी और थकान से क्यों मुस्कुराई थी, यूं जैसे इसका दिल अंदर तक जख्मी हो। वो दुख और वो थकान, जख्मी निगाहें। इसे किसी ने पुकार लिया और वो उठकर चली गई, मगर हया की निगाहें काफी दूर तक इसका ताक़ुब करती रही। पिछली दफा इसे शैला को अबाया में देखकर अजीब कोफ्त भरा एहसास हुआ था, मगर आज ऐसा नहीं हुआ था। वो इसकी इन दुख भरी आंखों में अटक कर रह गई थी। शैला को क्या कम था, इतनी अच्छी फैमिली में शादी हुई, इतना हैंडसम शौहर, अमीर कबीर माँ बाप का इकलौता बेटा, फिर इसे क्या दुख था। वो सारा फंक्शन यही सोची गई।